हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद में किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जैसे कि हमारी टीम आपके साथ में अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में जुड़ी हुई है और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम यहां पे मिलते हैं अपने सब्जेक्ट भौतिकी के साथ में। तो आज हम करने वाले हैं इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा। ये जो क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे, ये आपके यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर अगर अपन बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड, ये सभी जगह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब आप कहेंगे भाई कैसे ऐसा हो सकता है? तो सिंपल सी बात है ना, जो क्वेश्चन जिस चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो क्वेश्चन जिस चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है, वो क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं। तो हम लोग यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखेंगे सभी प्रकार के प्रश्नों को। मतलब ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे, वन वर्ड में आंसर भी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी देखेंगे, शॉर्ट टाइप आंसर्स, लघु उत्तरीय भी देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय भी देखेंगे, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स अलग अलग पैटर्न्स पे क्वेश्चंस पूछती है। तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सभी तरीके के क्वेश्चंस को कवर करा हुआ है। तो ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो हाईलाइटेड हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू कर लेते हैं हम आज का सेशन। तो इसके पहले एक छोटी सी बात करेंगे, जो ये है कि भाई जैसा आपको हम पर है विश्वास, हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। प्रारंभ करते हैं हम आज के अपने सेशन को। हमारे पास आज है कार्य तथा ऊर्जा 9वीं क्लास के भौतिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब इसके सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपने अब से पहले हमारे सभी फॉर्मेट्स के वीडियोस में देख चुके हैं, इस चैप्टर के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को आपने वन शॉट्स रिविजन्स के जरिए देख चुके हैं। हर एक छोटे बड़े क्वेश्चंस के पैटर्न को, उसके सभी डेरिवेशंस को, मतलब कि पूरा चैप्टर का रिवीजन भी देख चुके हैं। अब बारी आती है कि हमने चैप्टर सीख लिया, पूरा रिवाइज भी कर लिया, तो जरा हम चेक भी तो कर ले कि हमको कितना बन रहा है, हमको आता कितना है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो चलिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बाहर करते हैं और ट्राई करके देखते हैं कि हमको बन कितना रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई जितने क्वेश्चंस बनेंगे ना, तुरंत नीचे कमेंट्स में आप रिप्लाई करते जाएंगे, जिससे हमें भी तो पता चले कि आपने कितना करा हुआ है, आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स बन रहे हैं। और होपफुली आपको सारे ही बनेंगे, क्योंकि आपने ये चैप्टर पूरा देख लिया हुआ है। और जो लोगों ने नहीं देखा अभी तक, तो भाई नीचे जाइए प्लेलिस्ट में और आप इसको देखिए, आपके इसको पूरे कंसेप्ट वीडियोस को देख जाइए। इसके जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं पहले वन शॉट्स में, रिविजन्स के टाइम में, वो सबको देख करके आइए और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो आपको भी बनने लगेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे हम अपने एमसीक्यूज टाइप जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको। तो भाई बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो पैटर्न होता है, उसके लिए मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। इस चैप्टर के अंदर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में या वन वर्ड में, वहां पे टारगेट होता है सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछने का, यूनिट पूछने का, इसके अलावा रिलेशन पूछने का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछते। मतलब एक तो फॉर्मूला, एक यूनिट और एक रिलेशंस। रिलेशंस कैसे हम बात करते हैं। तो चलिए हमारे पास जो पहला प्रश्न है हम उसकी बात कर लेते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करना है, क्या है इसमें। तो इसमें एक रिलेशन पे बेस्ड है, मतलब न्यूमेरिकल्स आना है इसमें, एक छोटा सा, बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत टफ टिपिकल कुछ भी नहीं आता। हमको सीधे वैल्यूज रखना है और आंसर्स अपने को मिलती चली जाएगी। चलिए, तो एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापित हो, तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो भाई हमें पता है ना, कार्य की बात कर रहे हैं। कार्य क्या होता है भाई? तो कार्य जो होता है ये होता है हमारा बल इंटू विस्थापन। ये क्या होता है? बल इंटू विस्थापन।
अब भाई तो हो क्या जाएगा, बल इंटू विस्थापन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 न्यूटन। जैसे ही मेरे को इकाई मिलती है ना न्यूटन, मैं समझ लेता हूं भैया न्यूटन मतलब क्या, ये बल का मान है भाई 10 न्यूटन। अच्छा, इसके बाद कह दिया कि भाई वस्तु की लगाई गई दिशा में ही 2 मीटर, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो हो गया 2 मीटर। कैसे पता लगा, तो भाई न्यूमेरिकल्स का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यूनिट को देखिए। यूनिट आपको बताने वाला है कि मैं क्या हूं। मेरा यूनिट अगर मीटर है तो मैं लेंथ हूं, अगर न्यूटन है तो मैं फोर्स हूं, बल हूं। तो चलिए क्या हो जाएगा भाई, बल की जगह पे 10 रख दीजिए और इसकी जगह पे 2 रख दीजिए, कितना आ गया 20। यूनिट इज जूल। अब बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। ये हो गया भाई हमारा पहला क्वेश्चन हल, सही भी है। और आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 पर। इसमें कहते हैं कि 5 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। तो भाई क्या करते हैं, हमने कैसे क्या न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स देखते के साथ में ही सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा। क्या है भाई 5 केजी, तो क्या हो जाएगा, मास हो गया 5 केजी। जो द्रव्यमान है भाई ये हो गया हमारा 5 केजी। 2 मीटर प्रति सेकंड क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड जो होती है वो गति होती है, v वेग 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या है हमारा वेग। एक समान वेग से गतिशील है वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो भाई अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जैसा कि हमको आता है, क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², हाफ ऑफ द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ द्रव्यमान कितना, तो 5 केजी, वेग कितना, तो 2 का स्क्वायर। तो करेंगे कैसे, 1/2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 भाई यही तो होता है, एक 2 को काट दीजिए, कितना 10। अब है ऊर्जा। ऊर्जा की भी इकाई क्या होती है भाई, ऊर्जा की भी इकाई होती है जूल। कार्य की भी जूल और ऊर्जा की भी जूल। क्यों, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो दोनों की इकाइयां जो हैं वो सेम होती हैं। क्या होती है भाई, ऊर्जा की जूल। तो कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के लिए भी जूल। तो हो गया भाई इसका आंसर 10 जूल। ए ऑप्शन सही है। चलिए कमेंट्स में भैया डालते जाइए आप आंसर्स, और इसके बाद अपने आप को क्रॉस वेरीफाई भी कीजिए। इससे बेहतर तरीका है नहीं अपने को इसको पूरा समझने का। इससे आपको भी तो पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। इसलिए जरूर कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है। अब देखिए सत्य पूछता ना, इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा समझेंगे। अगर यहां पे आपसे पूछा जाता कौन सा क्वेश्चन सत्य है, तो बाकी के ऑप्शन गलत देने पड़ते और एक ही सही देना पड़ता। और अगर आपसे पूछ ले असत्य है, तो भाई इसका सीधा मतलब हो गया 3 ऑप्शन बिल्कुल सही सही लिखे, एक ही ऑप्शन गलत है। तो ये देखिए ना टेक्निक पूछने का, इससे क्या फायदा हुआ, तो सामने वाले को यह पता चल गया कि आपको कितने फॉर्मूले आते हैं, मतलब एटलीस्ट 3 फॉर्मूले आपको कंप्लीट आते हैं, तभी आप छोड़ेंगे और चौथे ऑप्शन को आप टिक करेंगे। अगर वो ऐसा पूछते कि इनमें से कौन सही है, तो 4 ऑप्शन होते, उसमें एक सही होता, 3 तो वो गलत ही देते ना। तो आप मुश्किल से कितने फॉर्मूले चेक कर पाते, सिर्फ एक। यहां पर कितने फॉर्मूले आपके चेक हो गए, 3। एक छोटी सी टेक्निक काम कर गई और देखिए इतना सारा आपका इवैल्यूएशन हो गया। चलिए बात करते हैं कौन सा कथन असत्य है, गलत है कौन सा क्वेश्चन। तो भाई शक्ति बराबर कार्य बटा समय। क्या होता है भाई, पावर जो होती है वो कार्य करने की दर को ही कहती है। तो ये तो भैया सही है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन अभी करके आ रहे हैं, ये भी सत्य है, ये दोनों सत्य है। गतिज ऊर्जा अभी करके आ रहे हैं, हाफ mv², ये क्या लिखा हुआ है, हाफ mv²। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा है भाई वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये तो सब सही लग रहा है। बचा क्या, कार्य बराबर शक्ति इंटू विस्थापन। तो ये हो गया भैया गलत, ये क्या है, गलत है। लेकिन टिक किस में करेंगे, वो 3 में नहीं, वो 3 तो सही है। आपसे पूछा गया नहीं है, तो ऑप्शन आंसर इज डी। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, ये सही है तो इसमें क्यों नहीं, भैया सही नहीं, उसने पूछा असत्य कौन है, तो असत्य कौन है, डी वाला असत्य। ठीक, चलिए बढ़ जाता हूं मैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 पे। ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का क्या मात्रक है भाई, तो ऊर्जा का मात्रक अभी ये मैंने आपको सिखाया है कि कार्य और ऊर्जा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहता है भाई। कार्य जो है और ऊर्जा, इन दोनों का जो मात्रक है वो जूल होता है। और इंपॉर्टेंट ऐसे है कि आपसे यह पूछा जाता है कि मुझे यह बता दीजिए कि कौन से दो ऐसी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनकी यूनिट सेम होती है। तो 2 फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट सेम होती है, तो इसका आंसर क्या होता है भाई, एक कार्य है और दूसरा ऊर्जा। कारण क्या है कि जो ऊर्जा है उसका मेजरमेंट, उसका मापन होता ही कार्य के टर्म में। तो इसलिए हम क्या कहते हैं भाई कि इसकी जो कार्य है
और जो ऊर्जा है इन दोनों की जो इकाई है वो होती है जूल। चलिए, तो क्या हो जाएगा भाई, ऊर्जा का क्या मात्रक है, ऊर्जा का जो मात्रक है वो है जूल। अब और बात करते हैं थोड़ी सी, और क्या बात कर ले भाई, तो किलोवाट घंटा किसका यूनिट हो जाएगा, तो किलोवाट घंटा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दोनों भी ऊर्जा के ही मात्रक हैं। किलोवाट घंटा और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये दोनों भी ऊर्जा के ही मात्रक है। अब क्या होता है भाई, किलोवाट घंटा की बात करें तो ये इसकी हायर यूनिट्स में कन्वर्ट होती है, जैसे पावर से निकाल करके ले आते हैं इसको। क्या होता है भाई किलोवाट घंटा, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा को अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या, 1000 वाट, ठीक है, इंटू घंटा, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 इंटू 60, तो क्या करते भाई 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ठीक। 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, तो मतलब ये भी वही है। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, ये भी जो है ये ऊर्जा का ही है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस ईयर में आपके पास नहीं है, तो इसमें बहुत कुछ आपको अभी इसमें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वोल्ट है वो भी कार्य करने को ही काउंट करती है ना, विभव की इकाई है अल्टीमेटली वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब होता है तब ये भी क्या हो जाती है, ऊर्जा बन जाती है। हम करेंगे अगले आने वाले वर्षों में इसकी बिल्कुल चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा और जूल, ये तीनों ही जो है ये तीनों ही आपके ऊर्जा की मात्रक है, तीनों ही ऊर्जा के मात्रक है। चलिए, तो बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन नंबर 5। वॉट मात्रक है, वॉट किसका मात्रक है भाई, तो वॉट जो है मात्रक अभी जस्ट करके आ रहे हैं कि भाई ये किसका मात्रक हो जाएगा, ये शक्ति का, किसका, शक्ति का। इसको याद रखने का एक तरीका भी हमारे पास में, वो ये कि ये क्या होता है भाई, शक्ति, शक्ति जो होती है कार्य करने की दर होती है, कार्य बटा समय। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, कार्य बटा समय का मतलब भाई, तो कार्य जो होता है ये जूल होता है और ये सेकंड होता है ना। तो इसी को 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड को हम कहते हैं क्या, 1 वॉट। क्या कहते हैं भाई, 1 वॉट। इसको कैसे याद रखेंगे, तो शक्ति को हम कहते हैं क्या, पावर। शक्ति को क्या कहते हैं भाई, पावर, ठीक है। तो पावरफुल व्यक्ति क्या करता है भाई, तो हम जनरली कहते हैं ना कि यार वो बड़ा ही पावरफुल आदमी वॉट लगा देगा, है ना। तो ऐसे याद रख लेंगे, पावर की जो इकाई होगी वो क्या होगी, वॉट, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना भाई, शक्तिशाली आदमी है, पावरफुल आदमी है भाई, बिल्कुल वॉट लगा देगा आपकी, तो भैया वॉट लगाएगा, इससे याद रख लेंगे कि पावर मतलब वॉट। पावर का मतलब क्या है भाई, वॉट। क्या है पावर का, तो यूनिट है, ये क्या है, यूनिट। चलिए, तो ये याद हो गया होगा आई थिंक कि भाई शक्ति का है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 6। गतिज ऊर्जा का सूत्र है, अभी क्वेश्चन ही किया इस पे, तो ये तो सीधे सीधे बन जाएगा भाई। एमवी है क्या, तो कहेंगे नहीं। ये एमवी क्या होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी, इसको कहते हैं हम संवेग। ये क्या है, संवेग, पी से डिनोट करते थे भाई एमवी, ठीक है। वैसे एमवी स्क्वायर है क्या, तो नहीं, ये भी नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ ये है। अच्छा, हाँ हाफ एम स्क्वायर भी ना, ये गलत, तो मतलब सी ऑप्शन सही है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम मतलब द्रव्यमान इनटू वेग का स्क्वायर, हाफ द्रव्यमान इनटू वेग का स्क्वायर। ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाती है हमारी गतिज ऊर्जा। चलिए ऑप्शन कौन सा भाई, सी ऑप्शन हो गया हमारा सही। पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, और आ गया अब हमारे पास 7th, किए गए कार्य का उदाहरण है भाई। किए गए कार्य का क्या उदाहरण है, इनमें से सबसे पहला वाला है ना, जो सबसे ज्यादा अपन करते हैं वो पहला काम है भाई। तो ये क्या कोई काम है, कोई गिनता है क्या इसको, कौन सा भाई, मित्रों से बातचीत करना। सबसे ज्यादा क्लासरूम में करने वाली जो चीज होती है वो यही होती है, मित्रों से बात करना। तो भैया काम है क्या कुछ, तो नहीं, ये कोई नहीं गिनता भैया, काम है ही नहीं, तो वास्तव में नहीं है ये, तो भैया ये तो बात ही खत्म हो गई। और करते थोड़ा सा नीचे से बात कर लेते हैं, किसी धुन को गुनगुनाना, ये भी अपन करते रहते भैया खाली टाइम में, है ना। कोई कुछ नहीं मिलता तो अपन बढ़िया गाना गा रहे हैं, तो भाई ये काम है क्या, तो नहीं भैया टाइम पास कर रहे थे ना, काय का काम है। ये मित्रों से बातचीत कर रहे थे, वो भी क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे थे, वो कोई काम वाम नहीं है भाई। किसी चलचित्र को देखना मतलब क्या भाई, मूवी देखना, है ना, ये कोई काम नहीं है, ये काम बिगाड़ने के काम है। मतलब ये सब
काम बिगाड़ने वाले हैं, ये काम करने वाले नहीं है। तो ऑप्शन एक ही बचता है, बैल की गाड़ी को खींचना। मतलब जो बैलगाड़ी खींच रहा होता है बैल, वो क्या होता है भाई, वो कार्य होता है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, इसमें कार्य क्या है? तो चलिए एक छोटी सी बात कर लेता हूं मैं। ये रही आपकी ब्लॉक कार्ट, ये हो गई कार्ट, इसको क्या कर रहा है भाई, बैल इसको खींच रहा है ना। तो क्या होगा भाई, चलो एक ऐसा सा कुछ तो भी बैल है ये, ठीक है, 2-4 पैर होंगे जो भी। अब ये खींच रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट किस में है भाई, कि ये जो कार्ट है, ये कार्ट आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इस कार्ट को बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा फोर्स। ये जो फोर्स इसके ऊपर लगाएगा जिसके कारण ये कार्ट आगे बढ़ेगी, मतलब यहां पे होगा फोर्स, और थोड़ी देर बाद ये कार्ट की पोजीशन जो है वो आगे बढ़ के इधर पहुंच गई। तो मतलब इसमें क्या मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। भाई इसमें बल लग गया, इसमें बल लग गया, और इसमें विस्थापन भी हो गया। तो बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य, बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य, यह हो गया भैया कार्य। बाकी आप में बात करेंगे तो इनमें से कुछ सी में भी ना तो फोर्स लग रहा था, चलो फोर्स लग भी रहा तो भैया डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा था। अच्छा भाई बढ़े क्या आगे, आपके ऑप्शंस जो हैं वो सामने दिख रहे हैं, बी है इसका आंसर। और मेरे टिक करने से पहले आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए भाई, कुछ लोग जो हैं वो पूरे आंसर जरूर पुट अप करें। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। कार्य का मात्रक क्या है भाई, अब इसमें तो कुछ बात ही नहीं करनी। क्या हो सकता है कार्य का मात्रक, जूल है ना, वॉट, न्यूटन मीटर, या फिर ए और सी, मतलब जूल और न्यूटन मीटर दोनों। तो भाई थोड़ी सी बात करना पड़ेगी क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा नहीं दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे भाई बहुत बार तो कह ही दिया, बल इंटू विस्थापन। तो भाई कह ही इसीलिए रहना ताकि आपको पूरी तरीके से हो जाए याद। अपने को चाहिए हर एक चीज बिल्कुल फिंगर टिप्स पे, किसी ने बोला और हमने धड़ल्ले से उसके आंसर्स किए, तब तो भैया इतनी सारी मेहनत करने का मतलब आना है ना। तो चलिए कार्य बराबर क्या होगा भाई, बल इंटू विस्थापन। ये इतने सारे सेशंस हम लोग जो कवर कर रहे हैं भैया, इसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक है। आपको इतने बार आपकी नजरों के सामने से ये चीज गुजर जाएगी कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बने हुए हैं तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि भाई इतनी बार ये सारी चीजें आपके सामने से गुजार दी जाएंगी कि आप ना चाहते हुए भी वो सारी चीजें सीख जाएंगे, है ना। होता है ना भाई, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि भाई मुझे मत करा यार, मैं सीख जाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। घर वाले अपने एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम इतने ज्यादा नंबर ले आएंगे, और ले आ दिए तो भैया आपको नहीं करना, आपको तो बताया ना भी नहीं कि भैया हमने इतना सारा पढ़ लिया। इसके बावजूद भी क्या है कि भाई आपको मेहनत ही नहीं लगी और इतना सारा पढ़ भी लिया। तो सिंपल शॉर्टेड सी बात कि आपके सामने से हमारा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को इतनी बार, टॉपिक्स को इतनी बार पास करा दिया जाए कि आपका माइंड उस चीज को देखते के साथ ही आंसर करना शुरू कर दे, जिसमें आपको प्रोसेस करने की बिल्कुल भी जरूरत ना हो, है ना। जैसे अपन कुछ कहते हैं ना, कोई चीज अच्छी लग गई या कोई चीज अच्छा समझ में आ गया तो उसको बार बार चीजें रिपीट करने या कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी भी कान में भनक आती है तो पूरी पिक्चर दिखने लगती है। वही चीज कर रहे हैं हम लोग भी। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बहुत बार किया, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। बल इंटू विस्थापन, तो बल की इकाई क्या होती है भाई, तो कहेंगे न्यूटन। विस्थापन की इकाई क्या होती है भैया, तो होती है मीटर। तो क्या होगा इसकी कुल इकाई, न्यूटन मीटर। अच्छा, इसी को अगर हमने ऐसा कह दिया कि अगर 1 जूल की बात करें तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। किसी ऑब्जेक्ट को यहां से आपने उठाया और उठा करके यहां पे ले जाकर के रख दिया। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, तो ए से बी तक ले जाने में, अगर इसको ले जाने में 1 न्यूटन का फोर्स लगा और आपने इसकी जो डिस्प्लेसमेंट कराई यहां से यहां तक, वो करा दी आपने 1 मीटर। कितने की, 1 मीटर की। तो इस समय जो कार्य हुआ, जो वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ वर्क डन। 1 जूल कार्य इसी को कहते हैं। तो क्या हो गया भाई, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो भैया कौन सा आंसर सही है बताएंगे क्या, तो आप कहेंगे भैया यहां तो दोनों सही हो गए। कौन सा, ए भी सही हो गया और सी भी सही हो गया, क्योंकि दो ये उसी के बराबर ही है ना, तो दोनों सही होंगे ही होंगे। चलिए भाई समझ में आ गया अपने को। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 9 पर। जूल किसका मात्रक है। अच्छा भाई, तो जूल किसका मात्रक है भाई, अब तो बात ही नहीं करना कि जूल किसका मात्रक है। भाई कार्य का हाँ है, गतिज ऊर्जा का है, ऊष्मा का है, तीनों का है भाई, सब कुछ। अगर बात करेंगे यहां पर भी जो कार्य है उसकी तो स्पेसिफिकली जूल तो है ही,
गतिज ऊर्जा का माप क्या है? ऊर्जा का जो माप क्या है? ऊर्जा का माप, गतिज ऊर्जा का माप क्या है भाई? कार्य। ठीक है, कार्य का ही माप है वो। ऊष्मा की बात करें तो यह भी कार्य का ही माप है। वर्क डन नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, तो ना तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और ना ही किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा आएगी। अगर वर्क डन नहीं होगा, अगर कार्य नहीं किया जाएगा, तो ना तो किसी में ऊष्मा आ रही है और ना ही कहीं पे गतिज ऊर्जा। तो अर्थात यह हुआ कि जूल जो है वो गतिज ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, इन सब की इकाई है। मैंने आपसे बात ही करी कि भाई जो जूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी यूनिट होने वाली है और ये आएगा ही आएगा पेपर में, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे काम आती है। जैसे कार्य की हो गई, ऊर्जा की हो गई, ऊष्मा की हो गई, इन तीनों की इकाई जो है वो जूल में नापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 10 पर। यहां पे ये कहा जा रहा है कि m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिमान है ना। एक पिंड है जो v वेग से चल रहा है, ठीक है भाई। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए? भाई उसमें कितना फोर्स लगाएं, है ना। फोर्स क्या इन द सेंस मैं कहूं कि हाँ, फोर्स लगा करके उसके ऊपर मैं डिस्प्लेसमेंट कितना करवाऊं कि वो जो है रुक जाए। कुछ यूं कहता हूं मैं, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि भाई ये जो है एक साइकिल है, वो चल रही है कितने से? तो हाफ mv स्क्वायर से। आपने बोला ये कैसे लिख दिया भैया हाफ mv स्क्वायर? तो बोला ना m द्रव्यमान का एक पिंड और v वेग से चल रहा है, तो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। और गतिज ऊर्जा मेजर किसकी होती है? तो ये कार्य का ही मेजर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं गतिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब बताओ भाई, इतने से एक साइकिल चल रही है और इस साइकिल को रोकना है, तो कितने का काम करे? अच्छा काम तो छोड़िए, मैं ऐसा बात करूं कितने की ऊर्जा दूं कि वो जो साइकिल है वो रुक जाए? तो भाई ऊर्जा कितनी खर्च करनी पड़ेगी? मुझे लगाना ब्रेक, ब्रेक लगाने में कितनी ऊर्जा खर्च करे? तो भैया आप कहोगे भाई उसके पास कितना है? तो बोले हाफ mv स्क्वायर। तो कम कर दो इसको, कितना? 0 तक। तो 0 तक के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले हाफ mv स्क्वायर को ही माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये उसके पास था, ये मैंने निकाल दिया, आंसर 0। 0 मतलब क्या भैया? वो रुक गई। क्या हो गई? रुक गई, है ना। तो क्वेश्चन ये तो था कि भैया वो विरामावस्था में आ जाए, तो हो गया ना। रुकना मतलब क्या? विराम अवस्था में आ गई। कितना कर दे? तो हाफ mv स्क्वायर, वो भी कैसा? नेगेटिव डायरेक्शन में। कैसे? नेगेटिव डायरेक्शन में। हम भाई अभी अब जस्ट ही अपने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, जिनको अगर नहीं समझ में आया हो यहां पर थोड़ी सी बात, कि वो नेगेटिव कार्य का क्या मतलब, तो मैं आपको थोड़ी सी चीज इनिशिएट कर देता हूं कि जो कार्य है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। कैसी कैसी? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हम जो है अभी जस्ट चर्चा करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में पॉजिटिव वर्क डन होता है, किन किन परिस्थितियों में नेगेटिव वर्क डन होता है और कहां कहां पर जीरो वर्क डन होता है। तो अभी के लिए आप ये समझिए, ये जो कार्य हो रहा है ये कैसा हो रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। इस नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो साइकिलिस्ट था, ये साइकिल लेकर के जो चल रहा था, ये जो साइकिल चल रही थी, ये भैया साइकिल चल रही थी इस डायरेक्शन में आगे की तरफ। अब हमें क्या करना था? तो हमें करना था इसको रोकना था। हमें इसको क्या करना है? हमको इसको रोकना है भाई। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? तो इसको रोकने के लिए कुछ नहीं, जितना पॉजिटिव में था इसके पास हाफ mv स्क्वायर, इसी हाफ mv स्क्वायर को नेगेटिव में लगा दूं, तो ये जो है एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में 2 फोर्सेस आप मान के चलिए काम करने लगी। तो इसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा इधर की तरफ हाफ mv स्क्वायर, तो इधर के द्वारा किया हुआ कार्य हो जाएगा माइनस हाफ mv स्क्वायर, अर्थात ये साइकिल रुक जाएगी। तो हम अभी करेंगे भाई कि कार्य के इन प्रकारों के बारे में। तो आंसर इज बी। बी क्या भाई? बी है इसका माइनस ऑफ हाफ mv स्क्वायर। ये तो होता है भाई हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम बात करते हैं जरा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, है ना। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो भैया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है भाई? तो कार्य का एसआई मात्रक है हमारा जूल, है ना। और अगर बात करें कि आप कहेंगे भाई अभी तो न्यूटन मीटर भी कहा था, तो भाई एसआई नहीं है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब बात करेंगे तो जूल है। हाँ, जूल किसके बराबर होती है? तो ये जरूर मैं कहूंगा भाई ये न्यूटन मीटर के बराबर है। ये किसके बराबर? न्यूटन मीटर के। लेकिन जब एसआई में बात की जाएगी तब न्यूटन मीटर की आप बात नहीं करेंगे। ये क्या है भाई? इसका एसआई मतलब जो इंटरनेशनली समझी जाने वाली जो यूनिट है, जो सबसे कॉमन है, पॉपुलर है, उसको हम कहते हैं क्या भाई? जूल। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न सेकंड में।
यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा, है ना। विस्थापन कह दिया भैया शून्य हो गया, अब विस्थापन शून्य हो गया तो बल कितना लगा के काम करेगा, तो भाई कार्य बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कार्य बराबर वही बल इंटू विस्थापन। भाई तब से तो यही बात कर रहे हैं हम, बल इंटू विस्थापन। अब बारी ये आ गई कि W इक्वल्स टू एफ इंटू डी, और कह दिया भैया विस्थापन शून्य। शून्य विस्थापन का क्या मतलब है, तो भाई शून्य विस्थापन के बहुत सारे एग्जांपल है और बहुत ही कमाल के एग्जांपल्स हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं। कैसा भाई, एक कुली है, अपने सर पे एक बोझा लेकर के चुपचाप ऐसा खड़ा है, तो साइंटिस्ट मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्या उसने वर्क डन किया, तो आप कहेंगे नहीं भैया कोई वर्क डन नहीं किया। रीजन, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी रखी, 0, तो मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स तो है, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, देन वर्क डन इज इक्वल्स टू आल्सो 0। तो इसके केस में उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, कार्य भी कितना हो जाएगा, तो कार्य भी कहेंगे कि भैया हो गया उसका शून्य, उसने कुछ भी कार्य नहीं किया। या यूं कहूं कि उस कुली ने पूरा सामान गाड़ी में से निकाला, सर पे रखा, प्लेटफॉर्म पे गया और ट्रेन भैया छूट चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, वहां से उठा करके पूरा सामान ले आया और वापस से ले आके गाड़ी में रख दिया। अब क्या हुआ भाई, तो लेके गया था, विस्थापन हुआ, वापस ले आकर के रख दिया वहीं पे, मतलब जहां से शुरू हुई थी वहीं चीज पहुंच जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, जीरो विस्थापन। क्या कहते हैं इसको, जीरो विस्थापन, शून्य विस्थापन। तो जब कभी विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा और कार्य चूंकि बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर करती है, तो विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य। चलिए बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है भाई थर्ड में क्या कहते हैं, h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी। तो भाई फिर से एक बात कर लेता हूं मैं, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई, तो स्थितिज ऊर्जा भी कार्य का ही मेजर है ना। ऊर्जा जो है किसका मेजर है, क्या कह रहे हैं हम, कार्य का मेजर है, तो स्थितिज ऊर्जा भी किसका मेजर हो जाएगी भैया, ये कार्य की। तो मैं लिखता हूं जरा ऐसा, स्थितिज ऊर्जा बराबर, फॉर्मूला तो यही कहता है भैया बल इंटू विस्थापन। आप कहेंगे ये तो कार्य में लिख रहता है, ऊर्जा में क्यों लिख रहा है, तो भैया ये स्थितिज ऊर्जा कार्य का ही तो मेजर है, बल कितना, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि m द्रव्यमान का है और h ऊंचाई तक उठाया है, तो भाई ये हो गया ग्राउंड, यहां पे ये m द्रव्यमान का पिंड है और इसको उठा करके यहां पे रख दिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक शिफ्ट करने में, ले जाने में कितना हाइट हुआ, तो आपने कहा भैया h। तो इस पिंड पे एक बल है जो काम कर रहा है, वो कहते हैं क्या, गुरुत्वीय बल, और उसका मान कितना होता है, mg। कितना होता है, mg, गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ काम कर रहा है, mg। तो क्या करते हैं भाई, बल की जगह पे लिख देता हूं मैं mg, और विस्थापन कितना हो गया h। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसको p से जनरली डिनोट करते हैं, क्या हो जाता है, mgh, p इक्वल्स टू mgh। तो मतलब इसका स्थितिज ऊर्जा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, mgh। आई होप आपको समझ में भी आई है, बल का मान, गुरुत्वीय बल का मान है ये mg। अच्छा इसी को क्या कहते हैं, इसका भार, जो ये mg मैं लिख रहा हूं यही उसका क्या है भाई, भार, वेट जो होता है वो यही mg है। चलिए तो ये भी हमें समझ में आ चुका है भाई। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ बेसिकली, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ये स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा इन दोनों के योग के बराबर होता है, स्थितिज और गतिज। मतलब यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर हो गया भाई, तो ये कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों एनर्जी के बराबर होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा। और एक मजेदार चीज कि यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत होती है, हमेशा के लिए कांस्टेंट होती है, ये परिवर्तित नहीं होती। अच्छा अब बात करते हैं फिफ्थ में, यूनिट किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो भाई ये आपको पता होगा कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो यूनिट्स के टर्म में आता है। किसके टर्म में आता है भाई, यूनिट्स के टर्म में, है ना। तो भाई यूनिट किसका हो जाएगा, तो यूनिट जो है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है भाई, व्यावसायिक मात्रक क्या है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है ये है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अभी जस्ट डिस्कस करके हम आ भी रहे हैं इसके लिए कि भाई 1 किलोवाट घंटा क्या, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। अच्छा इसी को कहते हैं हम क्या, यूनिट। ये जो है ना
इसी को कहते हैं हम एक यूनिट, यही बिजली के बिल में आता है भाई। चलिए, तो आंसर्स आई होप आपने भी सही कमेंट किया है नीचे, और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया वो बिल्कुल सही था या नहीं। तो फर्स्ट का जूल, बिल्कुल सत्य बात भाई। सेकंड का शून्य, थर्ड का आंसर हमारा एमजीएच, अगले का गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को, है ना, यही के प्लस पी। अगले की बात करते हैं भाई तो क्या है, विद्युत ऊर्जा, और 6 की बात कर लेते हैं किलोवाट घंटा, KWH। चलिए भैया, यहां तक तो हो गई हमारी बात किसकी, वन वर्ड्स की। अब हम जरा इसके अगले पैटर्न पे, अगले फॉर्मेट्स की बात करते हैं। अगला फॉर्मेट इसमें क्या होता है भाई, तो अगला फॉर्मेट है इसमें सही जोड़ी बनाने का। ठीक है, सही जोड़ी का मतलब आपको पता ही होगा कि भाई एक तरफ आपको क्वेश्चंस में दिए होते कुछ टर्म्स और अगली तरफ आपको दिए होते कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स, और दोनों में रिलेशनशिप फाइंड करनी होती। अब बहुत सारे बच्चे करते भैया इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ऐसा मतलब कुछ भी, मैं तो रैंडमली लगा रहा हूं, अभी मैं आंसर्स डिस्कस करूंगा। तो भाई ऐसा नहीं करेंगे आप बकायदा बिल्कुल साफ सुथरा ऐसा लिखेंगे कि सेक्शन ए और इधर साइड में डाल देंगे आप सेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो आप बकायदा लिखिए भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इसका आंसर क्या है भाई, तो इसका जो आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम वो क्या है, तो आपको दिख रहा है कि ब्रह्मांड की सकल ऊर्जा नियत रहती है। तो फिर आप इसके जस्ट सामने ऐसा लिखेंगे बी, ब्रह्मांड की सकल ऊर्जा नियत है, फिक्स है, खत्म नहीं होगी। तो ऐसा करके इसके सामने सामने आंसर्स पुट अप करेंगे, जिससे क्या सामने वाले को देखना आसान होगा और इजीली चेक होगी। अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर ए, इधर सेक्शन बी, यहां पर आपने लिखा फर्स्ट, इधर साइड में लिख दिया सीधे सीधे बी, मतलब उसमें टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। खैर चलिए, तो आंसर्स कैसे लिखना है ये तो पता चल गया, हम जरा इसके आंसर्स करते हैं। तो भाई फर्स्ट, ऊर्जा संरक्षण के नियम ये किस पर आधारित है भाई, तो सदैव ऊर्जा नियत रहती है भाई, कोई हमारी ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकती। संरक्षण वर्ड जहां कहीं भी आपको देखने को मिल जाए ना, आप समझ जाया करिए कि ये जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि ना तो उसको नष्ट कर सकते हो ना ही उसे बना सकता है। जैसे अपन ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो ये हो गया भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम, मतलब बी। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं, स्थितिज गतिज नहीं, वॉट सेकंड होती नहीं है। तो बचा क्या, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या भाई, सदैव धनात्मक। जो गतिज ऊर्जा है, किसी के अंदर जो ऊर्जा होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब आप कहेंगे अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि नहीं वो माइनस mv स्क्वायर होगा, एक क्वेश्चन अभी जस्ट आया था हमारा, उसमें mv स्क्वायर था माइनस का। तो भैया वो mv स्क्वायर ये पूछ रहे थे कि वो कार्य कितना करना पड़ेगा कि वो रुक जाए, तो माइनस नेगेटिव के लिए नहीं था, मतलब वो नकारात्मक नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो लगाया गया फोर्स उसमें मंदन उत्पन्न कर रहा, वो रोकने के लिए उत्पन्न हो रहा है, वो किया गया कार्य विपरीत दिशा में किया जा रहा है और उसको रोकने के लिए पैदा किया जा रहा है, तो इसलिए हो जाता है भाई वो। ठीक है, वहां पे माइनस का मतलब ऐसा नेगेटिव से नहीं, तो सदैव धनात्मक। अच्छा, तना हुआ तीर कमान, अच्छा ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जैसे स्थितिज ऊर्जा के लिए, है ना। तो मैं आंसर तो लेके देता हूं क्योंकि बता ही चुका मैं अब तो स्थितिज ऊर्जा के लिए अच्छा सा एग्जांपल क्यों है जरा सुनते हैं। हम जनरली स्थितिज ऊर्जा का मतलब समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट तक उठाया तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई आपने किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाया है, उठाने के बाद उसमें जितना कार्य हुआ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सिर्फ वही स्थितिज ऊर्जा है, नहीं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है, आप थोड़ा सा इसको वृहत रूप करके समझिए, स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है एक रीस्टोरिंग फोर्स, एक ऐसा बल जो उसके अंदर नियत है, उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। कैसे भैया, एक स्प्रिंग लीजिए, उसको आप ऐसा खींचिए, अब आप छोड़ेंगे तो अपने आप को रीगेन करेगा। तो जब आपने उसके अंदर जो फोर्स स्टोर किया ना, आपने बल लगा करके विस्थापन किया, मतलब आपने क्या कर दिया, काम। आपने स्प्रिंग को ऐसा खींचा तो आपने क्या कर दिया, काम। जो काम किया उसमें आपकी ऊर्जा की हानि हुई, और वो ऊर्जा जाएगी कहां भाई, तो वो स्प्रिंग में जाके नियत हो गई। अब कैसे पता, तो हमने जब छोड़ा ना, जो एक्सटर्नल फोर्स हटा है ना, तो स्प्रिंग अपनी जगह पे आ गई, तो स्प्रिंग ने खुद से काम किया ना। देखिए स्प्रिंग अपनी जगह पे आ रहा है तो विस्थापन हो रहा है ना, और उसके कण चल के आ रहा है तो भैया बल भी लगाना पड़ेगा ना। तो वो जो बल लग रहा है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स है, वो स्प्रिंग के पास खुद नियत हो गई, स्टोर हो गई उसके अंदर, इसीलिए उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब बोलेंगे भैया तीर कमान वाले में क्या, तो तना हुआ तीर ऐसा,
आप समझिए थोड़ा सा, है ना, ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है भाई मेरी, तो थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। ये हो गया भैया ये तीर, ये अब ये हो गई तीर इस पे। अब इसको खींचेंगे तो खींचने के बाद इसका पोस्चर कैसा हो जाता है, तो भाई इसका पोस्चर ऐसा हो जाएगा, ये जो रस्सी थी ये पीछे खींच गई, ये रस्सी बिल्कुल वैसा पीछे खींची हुई। अब क्या होगा, ऐसा खींच दिया, अब क्या हुआ भाई, तो ये जो स्ट्रिंग है ना जो पहले इतने में था, ये ए भी मार्क कर देता, ए भी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग अब ऐसा तन चुकी है, तो इसके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स आ गया है। जैसे ही आपने यहां से हाथ छोड़ा ये वापस अपनी इस जगह पे आ जाएगी। तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा स्थितित हुई, तो इसके अंदर जो ऊर्जा आई थी वो थी हमारी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब सिर्फ और सिर्फ समझेंगे एक रीस्टोरिंग फोर्स। आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया और वो अपने आप कार्य करेगी, उसको ही कहते हैं भाई स्थितिज ऊर्जा। तो हो गया भाई तना हुआ तीर कमान क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अब भाई यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा में बात कर रहे थे ना, क्या यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम्मिश्रण, इन दोनों का योग, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग को क्या कहते हैं भाई, यांत्रिक ऊर्जा। अब तो भैया बात ही खत्म, एक बचा एक जूल, क्या हो जाएगा वॉट सेकंड, एक जूल क्या हो जाएगा भाई वॉट सेकंड। ठीक है, चलिए मैं ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मिल गया तो मैं छोड़ रहा हूं, मैं इसको करा भी दे रहा हूं भैया, एक जूल, है ना। बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं ना भाई कि ये आखिरी एक तो मिल गया ऐसी। तो अब क्या कहते हैं, जो एग्जाम में जो इस तरीके क्वेश्चन देते हैं वो उठा करके ABCD तो हुआ ना, एक F ऑप्शन और कुछ दे देते, अब कर लो जरा, है ना। अब वो आखिरी वाला मतलब 4 मिल गया तो आखिरी तो मिलना ही है, अब वो वाला कॉम्बिनेशन भैया नहीं हो पाएगा, एक एक्स्ट्रा आ गया, एक खाली रह जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड में है भैया, ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, तो इसलिए प्रिपेयर्ड रहें, आप आंसर पे भरोसा रखें, अपने तुक्कों पे नहीं। जूल क्या होता है भाई, तो जूल किसके लिए हो जाएगी, जूल जो है यहां पे जो आ रहा है एक जूल, वो होती है 1 वॉट और 1 सेकंड। अब होता है क्या भाई, तो 1 वॉट और 1 सेकंड, 1 वॉट का मतलब क्या हो जाएगा, ये पावर, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया टाइम। तो पावर इंटू टाइम भी क्या होती है भाई, ये भी जूल में काम आती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, उसके पहले जरा इसके आंसर्स मैच कर लेते हैं कि भैया जो हमने किए वो सही किए या नहीं किए। तो चलिए आंसर्स मैच करते हैं। आंसर से भैया फर्स्ट बी या करेक्ट, सेकेंड सी, थर्ड डी, फोर्थ ई एंड फिफ्थ ए। तो भैया हमने सही किया, और आपने जो कमेंट्स में आंसर करे हैं वो भी भाई बिल्कुल करते चलिए, ताकि आपको पता चलते रहे कि आपने कितने सही किए। भाई पूरी ईमानदारी बरतेंगे ताकि हमको हमारी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मेट। अगला फॉर्मेट है हमारे पास रिक्त स्थान, खाली जगह भरने के लिए। भाई तो खाली जगह भरने के लिए क्या करना है भाई, तो पहला क्वेश्चन तो देखिए ये कितनी बार आ गया और कितने तरीके से आ गया, कई जगह है कई तरीकों से। कार्य का SI मात्रक, तो भैया ये तो सीधे सीधे आप लिख देंगे जूल। ठीक है, होगी बात। 2.1 किलोवाट आवर, कितना भाई 2.1 किलोवाट आवर कितने जूल के तुल्य है। तो भाई यहां पे आपको सिंपली एक काम करना है, वो ये कि 2.1 इंटू कितना होता है भाई, तो 3.6 इंटू 10⁻⁻6, है ना। ये कितना होता है भाई, 1 जूल के बराबर, मतलब 1 किलोवाट आवर के बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶। इसमें 2.1 का क्या कर देंगे, गुणा। चलिए तो भाई करते हैं अपने अगले के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, किसी वस्तु की कुल ऊर्जा रहती है, तो किसी वस्तु की जो कुल ऊर्जा रहती है ये कितनी रहती है, ये नियत रहती है। ये कितनी रहती है, नियत रहती है। अच्छा, वस्तु पर लगाए बल एवं उसके विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो कार्य किस तरीके से होगा भाई। तो यहां पे जो कार्य होगा, ये अगर लगाया गया बल और उसमें विस्थापन की दिशा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रही है ना, तो कार्य जो होगा उसमें होता है नेगेटिव वर्क। ये कैसा होता है भाई, ये होता है हमारा ऋणात्मक कार्य। ये जो होगी ये हो जाएगी हमारी ऋणात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य होगी। कब होता है भाई, तो जब आपने बल कहीं और लगा और विस्थापन उसके विपरीत हो गया। सी, अगर मैं ऐसी बात करता हूं, ये मैंने इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसका विस्थापन देखिएगा मेरे लगाए गए दिशा के विपरीत है। मैं इधर लगा रहा हूं और ये इधर आ रहा है,
मैंने इसके ऊपर फोर्स इधर की दिशा में लगाई और नीचे वाला मेरी तरफ आ रहा है, मैं ऊपर वाले को दूर भेज रहा हूं और नीचे वाला मेरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि ये जो है दिशा विपरीत है। तो भाई इस केस में जो होता है ये विस्थापन नेगेटिव विस्थापन होता है। तो कार्य बराबर, जैसा कि आपको पता है कि बल इंटू विस्थापन। अब विस्थापन नेगेटिव विस्थापन है भाई, तो नेगेटिव विस्थापन है तो क्या करेगा भाई, तो माइनस को बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। अब इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ कार्य, नेगेटिव ऑफ बल इंटू विस्थापन, मतलब नेगेटिव ऑफ कार्य। अच्छा चलिए बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भाई, कार्य होना तभी माना जाता है जबकि वस्तु पर बल लगाने पर उसमें क्या होना चाहिए भाई, तो आप कहेंगे भैया इसमें विस्थापन होना चाहिए। अगर वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है, वस्तु नहीं चल रहा है, तो कार्य नहीं हो रहा है। भले आपने बहुत सारा सामान उठाया और घुमा फिरा करके वापस वहीं आकर के रुक गए तो आपने विस्थापन नहीं किया, कार्य नहीं हो रहा है। या आप बहुत सारा वजन लेकर के चुपचाप खड़े हैं तो आप कोई कार्य नहीं कर रहे, तो भैया ये हो गया, क्या हो गया, उसमें लगने पर क्या होता है भाई विस्थापन। अच्छा अगला बात करते हैं 6 नंबर की। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, इसको क्या कहते हैं, तो ये तो डेफिनेशन है ना भाई ऊर्जा की, कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है चलिए आगे बात करता हूं मैं 7 नंबर पे। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा को क्या कहते हैं भाई। अब कोई वस्तु है, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, तो भैया इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। ये भी डेफिनेशन है। और अगर इसी प्रकार से आपके पास आता है किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें क्या है, कौन सा ऊर्जा है, तो वो स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा। अच्छा भाई चलो ये भी हो गया हमारा। बढ़ते हम अपने प्रश्न संख्या 8 पर और देखते हैं क्या कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति, स्थिति या विन्यास के कारण उसमें ऊर्जा होती है, उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये पकड़ गया ना स्थिति, तो भैया स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कार्यक्रम खत्म हो गया भैया पूरा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने आंसर को जरा चेक करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि क्या आएगा इसके आंसर्स। तो भाई इसके आंसर्स आ गए हमारे पूरे के, ठीक है। चलिए तो भाई यहां पर एक छोटा सा है पॉइंट, ये 2 नहीं है भाई, ये नहीं है, ठीक है। 1 किलोवाट, तो भाई ये हो जाएगा आपका भाई सिंपली जो फॉर्मूला लिखा था अपन ने 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो आ गए हमारे जूल। सेकंड का ये आंसर है 3.6 इंटू 10⁶। संरक्षित रहता है भाई नियत रहता है या संरक्षित रहता है। अगली की बात करें तो भैया नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ऋणात्मक कार्य। अगला बात करें भाई तो इसमें क्या हो जाएगा विस्थापन, 5th में विस्थापन। 6th में क्या आएगा भाई, तो 6th में ऊर्जा। 7th में क्या आया, तो 7th में गतिज ऊर्जा। 8th में जो आया वो 8th जो क्वेश्चन है भाई ये है आपका क्या, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति, स्थिति या विन्यास के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो भाई स्थिति के कारण जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा, और जो गति के कारण, यहां पे एक और टर्म था ना गति, तो गति के कारण जो होती है वो क्या हो जाएगी प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो यहां पे जो आंसर दिया हुआ है वो सीधे आपको लिख दिया गया क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब भी क्या होता है भाई, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला बेसिकली फॉर्मेट है जो यहां पे डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की। मतलब हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप्स भी तो आएंगे ना, तो शॉर्ट आंसर टाइप्स की हम शुरू से बात कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप्स और लॉन्ग आंसर टाइप्स में यहां पे आपको आंसर्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, या इसमें जो भी आंसर्स हम पूरा डिस्कस करेंगे वो पूरे आंसर्स हम कुछ इस प्रकार से करेंगे जिससे कि आपके पास में एक डेटा आ जाए, मतलब एक कंटेंट आ जाए, वो याद हो जाए, ताकि आप उसको बेटर एक्सप्रेस कर सको। तो हमारा सबसे पहला मेन एजेंडा जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो भाई कार्य क्या होता है, तो कार्य जो है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है तो इसको कहते हैं हम कार्य।
कार्य क्या होता है भाई? तो कार्य जो होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन, और इसका SI मात्रक होता है जूल। चलिए भाई मैं बात कर लेता हूं। कार्य जो होता है ये क्या हुआ, मैंने एक यहां पे वस्तु रखा और इसको हमने एक बल लगाया, तो थोड़ी देर बाद ये वस्तु A बिंदु से उठ करके पहुंच गई बिंदु B पर। A से उठी और कहां पहुंच गई? बिंदु B पर। तो यहां से यहां तक चलने में इसने क्या करी? कुछ दूरी तय करी, और अगर सीधी दिशा में दूरी तय की तो इसी दूरी को हम क्या कहने लगते हैं? विस्थापन। तो अल्टीमेटली कहूं कि A से B तक आने में इसने क्या किया? विस्थापन किया। अब इसके विस्थापन से क्या होगा? तो भाई विस्थापन से यह होगा कि जो हमने बल लगाया उसमें अगर विस्थापन का गुणा कर देता हूं मैं, तो मुझे मिल जाता है क्या भैया? कार्य। तो कार्य बराबर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बारी आती है इसकी इकाई की, तो इसकी इकाई क्या होती है भाई? न्यूटन मीटर। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। दैट्स व्हाई कॉल्ड कि जो इसका SI मात्रक है वो क्या होता है? जूल। अब हम अगले क्वेश्चंस में और हम बात करने वाले हैं, यहां पे पूरा खत्म नहीं होता। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन तो चलिए ठीक है भाई, कार्य को परिभाषित करना तो हमने कर दिया, लघु उत्तरीय है तो इतना आंसर सफिशिएंट है कि हमने किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया तो वस्तु विस्थापित हो गई, तो उस समय हमारे द्वारा लगाया गया बल और उसमें हुए विस्थापन, इन दोनों के गुणनफल को कहते हैं क्या? कार्य। अब करेंगे हम आगे बात। चलिए इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रखते जाइए, आपको ये काम आने वाला है पूरा। कार्य के प्रकार लिखिए। कार्य भैया कितने प्रकार के होते हैं? तो वही कंटिन्यूएशन में, वही टॉपिक को कंटिन्यूएशन में रखते हुए आपको क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है यहां पे, ताकि आपके टॉपिक भी कंटिन्यूटी में पूरा कंप्लीट हो जाए और आप तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो भाई यहां पे कार्य के प्रकार की जब बात करेंगे तो कार्य जो है वो बेसिकली होता क्या है, जरा देखिएगा। आपको याद कैसे रखना है उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं। कार्य जो होता है ये आपको पता है कि ये होता है भैया बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अब यहां पे बारी ये आ जाती है, बल तो भैया कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बल लगेगा उसका अमाउंट आ जाएगा सीधे। बात किसकी आ जाती है? इस विस्थापन की। तो ये जो विस्थापन है, यह विस्थापन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है भाई। कौन कौन सा विस्थापन? तो एक होता है ये शून्य, भाई विस्थापित ही नहीं हुआ। एक ये हो जाता है भाई ऋणात्मक, और एक इसका प्रकार है वो है धनात्मक। अब एक बात बताइए, ये जिस पे निर्भर करता है वो ये 3 पे निर्भर करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कार्य जिस पे निर्भर करता है वो ये 3 पर निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कार्य भी ये तीनों प्रकार के हो जाएगा। क्या? शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे भैया, ऐसा क्यों होने लगा? तो भाई जिस पे ये निर्भर करता है वो जब होगा तो वो खुद भी तो होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब जब विस्थापन शून्य हो, शून्य विस्थापन का क्या मतलब होता है भाई? जहां से चले वहीं वापस आ गए, जहां से चले वहीं से वापस आ गए। जैसे यहां से चले घूम फिर करके वापस इसी ए पॉइंट, तो ये शून्य विस्थापन हो गया। विस्थापन क्या होता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, है ना? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, इसको कहते हैं हम क्या भाई? विस्थापन। अब विस्थापन यहां पे क्या हो रहा है? विस्थापन कुछ नहीं हो रहा, जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो कुछ भी विस्थापन नहीं हुआ। तो नहीं हुआ भैया विस्थापन, मतलब शून्य हो गया। अब जब शून्य हो जाए, इसका मान आप समझिए ना, इसका मान 0 रख दीजिए, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा ना। गुणा करेंगे 0 से किसी में तो 0। अच्छा, अब बात करते हैं हम ऋणात्मक, नेगेटिव की। भाई जब कभी लगाया गया मेरा बल, ठीक है, ये नेगेटिव की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरे द्वारा लगाया गया बल, जब मेरे द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा को विपरीत में रखता है। मतलब मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, मैंने इस पर बल इधर लगा और इसमें विस्थापन इधर हो रहा है। लगाए गए बल के विपरीत दिशा में अगर विस्थापन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव विस्थापन, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कार्य, ऋणात्मक। और धनात्मक का मतलब तो सीधी सिंपल सी बात है भाई, मैंने जिस दिशा में ऐसा फोर्स लगाया वो उसी दिशा में चल पड़ा, तो भैया ये हो गया हमारा धनात्मक कार्य। अच्छा, ये होता है भैया यहां पर एक तरीका याद रखने का, और ऐसे इसके पूरे आंसर्स हमको मिल जाते हैं। तो क्या आंसर मिला भाई? तो इसका आंसर मिला कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन उत्पन्न हो, तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया, तो वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है। ये 3 प्रकार के हो गए, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और
जीरो वर्क डन। क्लियर है क्या? क्यों भाई? समझ में आ गया कि विस्थापन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब एक दो फैक्टर्स और है, मैं जरा डिस्कस कर लेता हूं इसमें। हमने अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में और वन शॉट पे पूरा ब्रीफ में बिल्कुल पूरा डिस्क्राइब करा हुआ उसको, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको पूरा डिस्क्राइब करा है हमने, है ना। तो थोड़ी सी ब्रीफिंग यहां पर भी रख लेते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि हमको याद तो होते रहे। सेम चीज बार बार रिपीट होने से हमको बहुत तकलीफ नहीं है, हमको तो और अच्छी बात है ना, याद होती चली जाएगी। चलिए हम एक बार बात कर लेते हैं फिर से यहां पे। तो हमने ये कहा कि जब धनात्मक की बात होगी तो लगाया गया बल और उसमें होने वाला विस्थापन, ये दोनों ही एक ही दिशा में हो, ये दोनों ही एक ही दिशा में हो, तो भैया इसको क्या कहेंगे आप? तो आप इसको कहेंगे धनात्मक, पॉजिटिव वर्क डन। अब अगर लगाया हुआ बल और जो विस्थापन है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ये क्या हो भाई? एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, तो भैया ये हो गया विपरीत दिशा में, तो भैया वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव वर्क डन। भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव से दिशा का खेल है, ये दिशा समान हो गई, मतलब लगा हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही दिशा में हो गए। लगा हुआ फोर्स और नीचे में बना तो डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही दिशा में हो गए। यहां पे क्या हो रहा है? लगा हुआ फोर्स तो इधर है लेकिन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट उल्टा है, तो ये नेगेटिव हो गया। और तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा ये है कि जो विस्थापन है वो शून्य हो जाए। विस्थापन कितना हो जाए? शून्य। तो भैया कार्य भी कितना हो जाएगा? शून्य, मतलब कुछ भी कार्य नहीं हुआ। चलिए तो भाई बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 3 पर। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। एक जूल को परिभाषित कीजिए। भाई एक जूल क्या होता है? तो सबसे पहले तो इस जूल की बात कर लेते हैं, तभी तो एक जूल को परिभाषित कर पाएंगे। तो एक जूल के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए एक जूल है ना, तो जूल किसकी इकाई होती है भाई? तो जूल जो है ये इकाई होती है अपनी किसकी? कार्य की। तो कार्य बराबर क्या हो जाता है भाई? तो कार्य बराबर हो जाता है बल इंटू विस्थापन। अब यहां पे क्या करूं मैं? तो यहां पर कुछ नहीं करना भैया, एक जूल बराबर क्या हो जाएगा? एक जूल बराबर क्या होगा? कार्य की जगह लिख दीजिए एक जूल, तो ये क्या हो जाएगा? एक न्यूटन इंटू एक मीटर। मैं इसको पूरा लिख देता हूं भाई, एक न्यूटन इंटू एक मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम कहते हैं क्या? जूल। ये स्टैंडर्डली कही ऐसी जाती है कि यदि किसी पिंड को 1 मीटर तक ट्रैवल कराने में, ये हो गया भैया 1 मीटर तक ट्रैवल कराने में, विस्थापित कराने में हमें अगर 1 न्यूटन का यहां से यहां तक ले आने में कितना? 1 न्यूटन का बल लगता है, तो इसको ए से बी तक लाने में किया गया कार्य 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। ये भैया जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स के यूनिटी के लिए, सिंगल के लिए, वन के लिए डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। जैसे यहां पे बात कर रहे भैया 1 जूल को, है ना, किसको? 1 जूल को। वैसे अपन और क्या कर सकते भाई? 1 वॉट किसको कहते हैं? पावर की जो यूनिट होती है शक्ति की, उसको कहते हैं भैया वॉट। तो 1 वॉट किसको कहते हैं? तो भैया कुछ नहीं करना होता है इसकी। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए, आप सिंपली ये फॉर्मूला लिखिए, सभी वैल्यूज को 1 1 कर दीजिए और इसको वर्डिंग्स में चेंज करके लिख दीजिए। क्या वर्डिंग्स में चेंज करेंगे भाई? तो वर्डिंग्स में ये चेंज हो जाएगा कि जब वस्तु पर लगाए गए 1 न्यूटन बल से बल की दिशा में ही 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। मतलब क्या? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, मतलब 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। आसान है, सिंपल है, याद रखेंगे। बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है भाई? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन आ गया भाई कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए हमको क्या करना है? हमको यहां निकालना है व्यंजक। तो भैया इसको जरा शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला में आपसे डिस्कस कर लूं, फिर व्यंजक की बात करूंगा। वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है हाफ द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। यूं कहूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। अच्छा,
कहीं पे काइनेटिक एनर्जी के से, कहीं पे सिर्फ के से डिनोट किया जाता है, इसलिए दोनों लिखा हुआ है। ये होता है भैया हाफ mv स्क्वायर। अब भैया इसके लिए डेरिवेशन की बात करें, व्यंजक ज्ञात करने का मतलब डेरिवेशन। ये फॉर्मूला आया कहां से, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज याद करवाई थी, वहां से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। और अगर वो चीज नहीं याद आ रही है तो हम जरा शुरू से इसको शुरू कर लेते हैं। भाई बात कह रहा है वो गतिज ऊर्जा, तो ऊर्जा किसका माप है, तो हमने कहा कि ये जो है ये कार्य का माप है। ऊर्जा किसका माप है, तो ऊर्जा भैया कार्य का माप है। तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, चूंकि या ऐसा कर लेते हैं, यदि है ना m द्रव्यमान का कोई पिंड, m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, ये पूरे फॉर्मेटिंग्स भी आपको आंसर्स में करने के काम आए। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड प्रारंभ में u वेग से गतिमान है, प्रारंभ में क्या है भाई, वह u वेग से गतिमान है, जो कि F बल लगाने के कारण, F बल उस पे लगाने के कारण v वेग से चलने लगता है, चलने लगता है। अब क्या करें भाई, तब कार्य बराबर, तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, तो कार्य बराबर भाई बल इंटू विस्थापन। भाई ये तो हमको याद हो चुका है, क्या, बल इंटू विस्थापन। हमने ऐसा कहा कि भैया एक वस्तु है, ये ए पर है और इसकी जो प्रारंभिक वेग है ये u है। अब ये कुछ देर बाद पहुंच गया भैया बी पर, और यहां पर जो इसका वेग है अंतिम वेग वो हो चुका है v। इस क्षण पे आपसे ये डिस्कशन करना है कि भैया कार्य बराबर हो गया बल इंटू विस्थापन, तो कार्य हो गया भैया w, बल f। विस्थापन को मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक चलने में d दूरी तय किया, जनरली s से लिखते हैं लेकिन मैं यहां d से लिख रहा हूं। तो वर्क डन क्या हो गया भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लिख दे रहा हूं d। अब चूंकि आपको न्यूटन के द्वितीय नियम से पता है, न्यूटन के सेकेंड नियम से, तो न्यूटन का सेकेंड नियम क्या कहता है भाई, तो कहता है वो F इज इक्वल्स टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। भाई यहां से यहां तक गया, u से वो v तक बदल गया, तो उसमें त्वरण हुआ ना, तो क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू F बराबर जो होता है वो होता है एम ए डी। और इस लाइन को आपको मैंने याद करवाया हुआ है, इसको चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या भाई, W इक्वल्स टू मैड, W इक्वल्स टू मैड, मैड मतलब क्या, पागल। हम क्या कहते हैं भैया कि पागल आदमी काम करता है। इस डेरिवेशन को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या, पागल आदमी जो है वो काम करता है। भाई काम कौन करेगा, तो भैया कहेंगे सीधी बात, भैया पागल हूं क्या कि मैं काम करूंगा, ऐसे ही तो बोलते हैं अपन। तो भैया इसे याद रखेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू मैड। ठीक है, मैं दोबारा से यहां पे लिख लेता हूं इस लाइन को ताकि मैं इसके आगे कर पाऊंगा, W इज इक्वल्स टू एम ए डी। अब बारी इस बात की आ गई कि AD की वैल्यू मुझे चाहिए। चूंकि मैंने ये जो लेट किया था, जो यहां पे मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, उसमें मैंने AD की कोई चर्चा नहीं की हुई है, मतलब AD का मान हमको पहले से ज्ञात नहीं है। तो AD का मान कहां मिलेगा, तो देखिए गति के तृतीय समीकरण से। अब कहेंगे भैया तृतीय समीकरण से ही क्यों, क्योंकि उसमें आता है ना ये चीज, क्या, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए अब हमको गिवन चीजें मिल गई, तो क्या कर दूं मैं, s के टर्म में यहां पे मैंने लिखा ही नहीं है, विस्थापन होता ना s, तो मैंने यहां पे s के टर्म में नहीं लिखा, किसके टर्म में लिखा भाई, d, तो मैं इसको d कर देता हूं। अब क्या बचा भाई, तो ये बच गया AD इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया भैया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो भाई अब सेकंड में मेरे को जब मिल गई वैल्यू, और जो फर्स्ट में जो मैट था, जो पागल आदमी काम कर रहा था भैया, उसका वो AD का क्या करूं मैं, तो AD को उठा के रिप्लेस कर देते हैं ना। चलिए क्या करूं मैं, प्रथम समीकरण 1 से, क्या कहना भाई, समीकरण 1 से, तो यहां पे कह रहा है W इज इक्वल्स टू एम, AD की जगह पे मैं जरा चेंज कर लेता हूं भैया, किसको चेंज कर दूं मैं, तो AD की जगह पे आ गया मेरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। हो गया भाई, ये निकल गई हमें। अच्छा यहां पे एक छोटी सी बात मैं करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं कार्य बराबर ये हाफ एम वी स्क्वायर जो दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या, गतिज ऊर्जा। कौन सी, तो अंतिम गतिज ऊर्जा
माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अच्छा, क्यों, कैसे पता चला? तो U था, U किसके लिए होता है? प्रारंभिक वेग। U किसके लिए भाई? प्रारंभिक वेग के लिए। V किसके लिए होता है? अंतिम वेग के लिए। तो मैं इसमें कह सकता हूं कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अच्छा, ये क्यों लिख रहा हूं? इसका यहां पे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए कि भैया ये कहलाती है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या कहलाती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। खैर, छोड़ते हैं हम इसको, बढ़ते हैं हम जरा आगे। आगे हम जरा देखते हैं कि यदि u इक्वल्स टू 0 हो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो w इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे? तो हाँ, mv²/2। चूंकि किया गया कार्य जो यहां पे कार्य कर रहे हैं वो किसके फॉर्म में है भाई? तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के फॉर्म में। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में है। किसके रूप में है? गतिज ऊर्जा के रूप में है। तो अगर किया गया कार्य हमारा गतिज ऊर्जा के रूप में है, गतिज ऊर्जा के रूप में है, अतः क्या लिख लेंगे? अतः W इज इक्वल्स टू के, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा भाई? गतिज ऊर्जा, मतलब भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब कहेंगे 1/2 तो भाई कुछ नहीं ना, हाफ ही तो था ना, mv²/2 तो उसको बाहर रख लिया। क्या? 1/2 टाइम्स ऑफ mv²। तो मिल गया ना भाई हमें ये कि भैया गतिज ऊर्जा के लिए क्या करना था? व्यंजक ज्ञात करनी थी। क्या? कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv²। कितनी होती है भाई? द्रव्यमान और वेग के स्क्वायर का आधा। ये निकल गया। और आसान है। कैसे भाई? इसको पार्ट में करेंगे। आप कहेंगे इतना बड़ा सा कैसे करूंगा मैं? भाई बहुत आसान है ना, 2 पार्ट। पहला क्या, पागल आदमी काम करता है इसमें भैया, ये एडी की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो एडी की वैल्यू रिप्लेसमेंट कहां से मिल जाएगी? यहां से, थर्ड इक्वेशन से मिल गई। तो इसको हमने कर दी क्या? रिप्लेसमेंट्स में मुझे मिली कि भाई यू तो 0 होगा, प्रारंभ में 0 कर दिया, खत्म। 3 स्टेप में तो आया। क्या? वर्क डन इक्वल्स टू मैट, एडी को रिप्लेस और u इक्वल्स टू 0, हो गया काम खत्म। ये जो बीच में मैंने ये वाला जो टर्म किया है इसको आप भूल सकते हो, इसकी कोई जरूरत आपको अभी सच इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं है। चलिए तो बढ़ते हम आगे। स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए उसके पहले, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे भैया आगे। आई होप आपके पास हो चुका है ये स्क्रीनशॉट, और चूंकि आपके पास पहले से भी होगा ये पूरा, तो ये हो चुका हमें याद, सॉल्व करना भी आ गया भाई। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि है 5th। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अब जो क्वेश्चंस आएंगे, वो जो क्वेश्चंस आपको एक सिंगल में पूछी जाती थी, वो उसका जो पैटर्न है उसको हम कर रखे हैं चेंज। कैसा चेंज हो रखा भाई? कि अब जो क्वेश्चंस है ना, वो एक बड़ा क्वेश्चन पूछे जाने के बजाय उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में दे दी जाती है। तो इसलिए हमने इस सेगमेंट की बात करी है कि भाई जैसे 5th है, 5th में 3 क्वेश्चंस हमारे पास A B C करके, तीनों छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो जरा तीनों को डील कर लेते हैं हम, और यही तीनों छोटे छोटे से क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय में है, यही क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है। कैसे? तीनों एक ही क्वेश्चन में आ जाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 5th में जैसे ABC करके तीनों आ जाए तो ये दीर्घ उत्तरीय में भी काउंट हो जाएगा। लेकिन अभी हम ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं ताकि आपको जो लॉन्ग टाइप आंसर है उसका जो पैटर्न चेंज हो चुका है कि भाई लॉन्ग टाइप में पहले होता था AC टाइप एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसको चेंज करके क्या किया गया कि आपको शॉर्ट मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दिए गए, उनके जरिए एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया गया। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 छोटे क्वेश्चन दे दिए। चलिए कर लेते हैं हम बात शक्ति की। भाई शक्ति क्या होती है? तो भैया वो शक्ति जैसे ही आता है ना, एक पुरानी सी धारावाहिक आया करती थी, है ना। आपके जमाने में तो बहुत सारे आती हैं, अपने जमाने में भैया एक ही आती थी, और अपने से पहले जमाने में भी वही एक आती थी। क्या? शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो भैया वही शक्तिमान, शक्ति क्या है? तो शक्ति क्या होता है? तो शक्ति के लिए हम तो कहते हैं भैया आज के जमाने में तो शक्ति सब कुछ यही है। कौन? पावर। आज के जमाने में यही कहते हैं ना भैया सब कुछ कौन है? पावर। भैया पावर है तो सब है, पावर है तो सब है। तो शक्ति मतलब पावर। पावर क्या होती है भाई? तो पावर जो है ये कार्य करने की दर होती है। क्या होती है भाई? ये कार्य करने की दर होती है। दर मतलब क्या? पावर है ना, तुरंत काम करा देगा,
कहते ना भैया यार फलाने को फोन करो यार ये काम चाहिए ना, भाई 2 मिनट में भाई सब करा के दे देगा वो काम। मतलब क्या समझ में आता है सब, उसकी पावर बड़ी ज्यादा है यार, तुरंत के तुरंत उसने काम करा के मुझे दे दिया, मतलब समय कम लिया और काम हो गया। मतलब इसको कहते हैं क्या, पावर, शक्ति। शक्ति का मतलब आप याद रखेंगे क्या, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। और इसी में जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अगर इस दर को काट के इसके जगह पे मैं ऐसा लिख देता हूं क्षमता, मतलब कार्य करने की क्षमता, तो यही डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, ऊर्जा की। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई, तो कार्य करने की जो दर है उसको कहते हैं शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति है और कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा है। अच्छा, तो करें बात क्या हम भाई आगे, और तो कार्य करने की जो दर है, जिस रेट से करेगा उसी को कहते हैं हम क्या, शक्ति। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं भाई, शक्ति बराबर क्या, तो भैया कार्य बटा समय, क्या, कार्य बटा समय। अच्छा, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य का मान उस व्यक्ति की शक्ति कहलाएगी। अतः क्या हो गया भाई, शक्ति बराबर आप ऐसा समझिए कि 1 सेकेंड में जितना काम करेगा वो उसकी शक्ति है। जितने कम समय में जितना कार्य ज्यादा करेगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा, और जितना काम को करने में समय ज्यादा लगाएगा उतना ही वो कम शक्तिशाली होगा, उसका जो पावर है वो उतना ही ज्यादा कम होगा। तो भाई यहां से समझ में आ जाता है हमको क्या, शक्ति जो है ये होती है कार्य बटा समय। कार्य का मतलब भैया कि भैया कितने कम समय में कितने ज्यादा काम करता है। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई इकाई की, तो कार्य की इकाई होती है जूल और समय की होती है प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। इसी को हम कहते हैं क्या, वॉट। मतलब 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। मतलब जो इसकी एसआई मात्रक है, जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो एसआई मात्रक हो जाएगा इसका वॉट। और याद रखने के लिए हमने कहते हैं कि भैया पावरफुल है वॉट लगा देगा, है ना। बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं, जो हम एक सीरीज भी कर चुके हैं पूरे इसके शॉर्ट्स की, उसमें भी हमने डिस्कस किया सभी फॉर्मूलेज को कितनी जल्दी से कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं, ऐसे हमने पूरी सीरीज बना रखी है आपके लिए। तो भाई इसी के तहत हम इसको भी इसी तरीके से याद रखते हैं। क्या पावरफुल आदमी कहता है ना भाई वॉट लगा दूंगा, अब वो तो कहता है वॉट लगा दूंगा, लेकिन मेरे काम की चीज क्या है, वॉट है, तो मैं उससे वॉट याद रखता हूं कि भाई पावर की यूनिट वॉट, पावर की यूनिट वॉट है। चलिए, तो भैया स्क्रीनशॉट रखिए, मैं बढ़ूंगा अपने अगले प्रश्न 5 का ही जो बी पोर्शन है उस पे। तो 5th का जो बी पोर्शन है उस पे आ गया भाई, ये कहता है 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। क्या ये क्वेश्चन, 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। अभी जस्ट जो नीचे मुझे मिला था उसी को मैंने स्प्लिट अप किया हुआ है यहां पे, जो आपसे डिस्कस किया था कि उसी क्वेश्चन को स्प्लिट अप कर दिया जाता है। कारण क्या है स्प्लिट अप करने का, तो एक छोटी सी बात समझिए। मैंने आपसे शक्ति पूछा, आपने गोल मटोल सा एक आंसर दे दिया। 3 नंबर में मैंने पूछा है मान लीजिए, और आपने एक गोल मटोल सा घुमा फिरा करके आंसर दे दिया। अब आपने एक घुमा फिरा करके आंसर तो हमको दे दिया, लेकिन अब उस आंसर का क्या करूं मैं, क्योंकि मुझे उसमें जो जो चीज चाहिए थी वो चीजें नहीं मिली। क्या भाई, आपने डेफिनेशन दी वो भी घुमा फिरा करके, फॉर्मूला आपने उसमें लिखा नहीं, आपने यूनिट में भी ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, उसकी यूनिट भी अच्छे से नहीं समझाई। तो मैंने एक तरकीब निकाली, मैंने कहा ये काम क्यों ना करूं, मैं इस बच्चे को ऐसा कहता हूं कि शक्ति को निम्न बिंदुओं पर परिभाषित कीजिए, या शक्ति की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। क्या भाई, तो पहले में कह दिया कि पहले में आप उसकी परिभाषा बताइए। पहले में क्या बात कर ली कि पहले में आप उसकी परिभाषा बताइए। दूसरे में आपसे कह ली कि उसकी भैया उसका जो सूत्र है वो बताइए। तीसरे में आपसे बात कर ली कि भैया इसकी इकाई बताइए, है ना, इसकी क्या बता दीजिए, इकाई बता दीजिए। अब क्या हुआ, अब 3 नंबर में देना था, 1 नंबर इसके, 1 नंबर इसके, 1 नंबर इसके, अब आपको लिखना ही पड़ेगा। अब कोई गोल गोल घुमा के आंसर नहीं कर सकते, और जो पॉइंट गलत होगा गलत, भाई सही हुआ तो नंबर और गलत हुआ तो खत्म। तो चूंकि हम इतने मेहनत कर क्यों रहे हैं कि भैया गलत तो होगा नहीं, सही जाने के लिए, तो भैया सही जाएगा क्या, 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। तो वॉट के लिए हमने कहा ना कि भैया किसकी इकाई है, ये शक्ति। तो शक्ति के लिए हमने क्या किया, तो ये कार्य करने की दर, तो कार्य बटा समय। तो क्या लिखूं इसको, तो इसको मैं लिखता हूं कि 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 वॉट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। अब इसको परिभाषित कैसे करें, तो हम ये कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा या फिर यदि किसी पिंड द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है,
1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है, 1 वॉट कहलाती है। मतलब प्रति एकांक समय में 1 जूल का कार्य किया जाना ही कहलाता है क्या? 1 वॉट। चलिए देख लेते भाई। तो जब 1 सेकेंड में 1 जूल, जब 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो कार्य करने की दर या ऊर्जा व्यय करने की दर 1 वॉट कहलाती है। जो रेट है उसी को शक्ति कहते हैं ना, तो कार्य करने की जो दर है उसको हम क्या कहेंगे भाई? 1 वॉट। कार्य करने की दर को या दूसरा ऐसा भी कह सकते हो ऊर्जा व्यय, भाई एनर्जी लॉस हो रहा है ना इस काम को करने में, तो भैया उसकी जो रेट है उसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 1 वॉट। ठीक, चलिए तो ये क्लियर हो चुका भाई। आगे बढ़ता हूं मैं अगले अपने इसके सी पार्ट में। अब भाई आपसे पूछी गई शक्ति की व्यावसायिक इकाई क्या है। अब आपको जैसे सिंपली बात करता मैं, जैसा अभी पीछे डिस्कस कर रहा था आपको 3 पॉइंट में, वो 3 पॉइंट्स के बिहाफ पे जैसे डिस्कशन करना है तो आप देखिए शक्ति की आपसे यूनिट पूछ ली। कैसी भाई? आपसे व्यावसायिक यूनिट। अब आपको जब 3 नंबर में शक्ति सिर्फ पूछ रहा होता तो आप शायद ये क्वेश्चन का आंसर करते और आपकी मर्जी होती, आप नहीं करते। लेकिन एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये आंसर भी आप करिए, क्योंकि शक्ति में इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है। अब आपने नहीं किया तो भाई होता है ना भाई कि टीचर्स कहते हैं ना कि आपने आंसर तो सही लिखा लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड टू मच, है ना, मैं बहुत ज्यादा आपसे सेटिस्फाइड नहीं हूं, आपके आंसर से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं। संतुष्ट तो हूं, आंसर आपने किया है, लेकिन पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए 3 नंबर की जगह 2.5 नंबर दे दिया आपको। अब भैया वो 2.5 आधा नंबर क्या मतलब फोकट के थोड़ी बट रहे, मुझे तो वो आधा भी चाहिए, 3 मतलब 3 चाहिए भाई, क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो इसीलिए उन्होंने भी अब एक घुमा फिरा करके क्वेश्चन देने के बजाय सीधे टू द पॉइंट बात करनी शुरू कर दी। भैया 3 नंबर चाहिए, हाँ चाहिए, तो भैया काम करो, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दो। किसके बेसिस पे? शक्ति के बेसिस पे। तो भैया कर रहे हैं ना। चलिए बात करते हैं हम शक्ति की व्यावसायिक इकाई की। तो व्यावसायिक इकाई शक्ति की क्या होती है भाई? जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट, इसी को कहते हैं व्यावसायिक इकाई। मैं यहां पे आपको डिस्कस कर लेता हूं इसके लिए कि जैसे 1 किलोवाट की शक्ति वाले विद्युत उपकरण, है ना, 1 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इसी खपत को कहते हैं हम क्या? व्यावसायिक ऊर्जा किलोवाट घंटा। क्या होती है भाई? किलोवाट आवर। आप ऐसा लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा। ये होती है हमारी शक्ति की व्यावसायिक यूनिट, कमर्शियल यूनिट कहलाती है, व्यावसायिक यूनिट। ठीक है, ये होगा कितना? इसी को हम कहते हैं मालूम? 1 यूनिट। यही हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है ना, कहते हैं ना भाई 30 यूनिट बिल है, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट एंड व्हाटएवर जो भी आपके घरों में आता हो, वो यूनिट का मेजरमेंट क्या होता है भाई? किलोवाट घंटा। ठीक है, क्या है? किलोवाट घंटा। अच्छा, किलोवाट की अगर बात करते हैं तो ये किलोवाट क्या होता है भाई? तो ये जो है ये हमारी शक्ति, ठीक है, पावर इनटू समय, ये इसके कैलकुलेशन होते हैं। अब क्या कह रहे हैं? किलोवाट आवर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू होती है, किलोवाट का मतलब क्या? तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 ऑफ वॉट। कहेंगे कैसे पता लगा भाई? किलो मतलब 1000 ही ना, क्या वॉट भाई? किलोग्राम किया है, किलोमीटर किया है, क्या होता है? किलो मतलब 1000 और मीटर था तो भैया उसमें क्या लगाते थे? मीटर, है ना। वैसे यहां पे वॉट है तो क्या लगाएंगे? किलोवाट मतलब 1000 वॉट। अब भाई घंटा, घंटा मतलब क्या? आवर्स। अब क्या होता है, जो घंटा है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। घंटा जो है, जो आवर्स है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब क्या भाई? कि जिसको हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम में बात करी थी। ठीक है, घंटा जो है वो समय की बड़ी इकाई है। तो घंटा से छोटी इकाई क्या होती है? मतलब समय की सबसे छोटी इकाई जो समय की एसआई यूनिट कह ले तो वो होती है भैया सेकेंड। तो 1 घंटे में कितना? 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना भैया? तो भैया 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड तो गुणा कर देते हैं। अब आप गुणा करके देख लीजिए भैया, तो हो जाएगा 36, है ना, 2 जीरो ये वाले और 3 जीरो ये, कितने? 5। और इसी को लिखने का तरीका होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कैसे भाई? तो भाई यहां पे जो डेसिमल था उसको उठा करके ले गए, 6 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किया तो पावर 6 लगा दी, गुणा करेंगे यही आ जाएगा। अब सिंपल सॉर्टेड कि भाई यहां पे जैसे दिया, जैसे बिजली कंपनी हमसे इसी दर से शुल्क लेती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो हमसे लेती है वो इसी रेट से लेती है भाई। मतलब जैसे अगर अपन बात करते हैं कि पंखा एक है जिसका मतलब 60 वॉट का अगर पंखा है ना, तो मतलब वो कितना हो जाएगा? 0.06 किलो वॉट आवर। ठीक है, तो मतलब क्या?
1.04 इसकी जो यूनिट हो जाएगी, मतलब इतने यूनिट का वो खपत कर लेगा। चलिए, तो आपको यह समझ में आया होगा कि भैया ये होता है हमारा कमर्शियल यूनिट। चलिए बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और करते हैं चर्चा अपने अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में भैया हमारे से पूछा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अभी हमने जैसे गतिज ऊर्जा की जो बात कर ली, अब उसी तरीके से बात करना चाह रहे हैं हम स्थितिज ऊर्जा की। तो यहां पर हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा को हम ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो एक तरीके की रीस्टोरिंग फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है भाई? रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसके अंदर उसके पोजीशन के कारण, उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो एक तो डेफिनेशन मैं आपको शो कर रहा हूं और अगले डेफिनेशन की मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊंचाई में परिवर्तन के दौरान किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक तो यह चीज हो गई भाई कि हमने एक वस्तु को यहां रखा था, यह पृथ्वी की सतह पर थी, इसके ऊपर जो बल कार्य कर रहा था वो कार्य कर रहा था भैया mg। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो भैया m इसका हो गया द्रव्यमान और g हो गया इस पे गुरुत्वीय त्वरण। तो बल बराबर जो होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये हो गया द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब भैया इसको उठाया और ले जाकर के रख दिया हमने h हाइट पे ऊपर। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो हाइट है हमारी h। तो यहां से यहां तक ले जाने में क्या हुआ भाई? आपको बल लगाना पड़ा और इसमें विस्थापन देखने को मिला। तो क्या मिला मुझे करना पड़ा यहां पे क्या? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कितना बल कितना विस्थापन? तो मैं कहूंगा भैया कार्य को मैं W से लिख लेता हूं। बल कितना भाई? तो F। विस्थापन कितना? तो H। फर्दर मैं अगर इसको कहता हूं कि यहां पर किया गया जो कार्य है वो इस बॉल में इस H हाइट पे जाने के बाद स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस जगह पर से इस बॉल को छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी, मुझे गिराने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो क्या होगी? ये नीचे गिर जाएगी। तो अपने आप नीचे गिरने का मुख्य कारण क्या है भाई? इसके पास कोई ऊर्जा नहीं होगी तो ये चलेगा क्यों? किसी के पास कोई ऊर्जा नहीं होगी तो क्यों चलेगा भाई? उसको चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो क्या ऊर्जा चाहिए भाई? तो इसके पास ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? जो आपने इसके ऊपर खर्च करी थी वो इसके अंदर स्टोर हो गई, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब यहां से यहां तक ले जाने में जो आपने एनर्जी खर्च की थी वो एनर्जी खत्म नहीं हुई है, वो एनर्जी स्टोर है इसके फॉर्म में। किसके? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर्ड है। जब ये नीचे गिरेगी तो उसी स्थितिज ऊर्जा का व्यय करते हुए नीचे गिरती चली जाएगी। मतलब जो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे गिरते समय किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में। और गति करती हुई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती वो आकर के पृथ्वी की सतह पर टकरा जाएगी। फिर से जब यहां आ जाएगी तो उसकी ऊर्जा खत्म, जो है आपको ने एक्स्ट्रा दिया था वो खत्म हो गई, फिनिश। तो भैया क्या हो गया? तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो हो गया बल इंटू ऊंचाई mgh। क्या हो जाएगा? mgh। ये जो था बल W इक्वल्स टू mg, बल की जगह पे mg और ये h, ये ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे किया गया कार्य किसके फॉर्म में है? स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। तो हो गया भैया mgh, P इक्वल्स टू mgh। क्लियर होगा आई थिंक। अच्छा, इसकी इकाई क्या होगी? तो जूल, क्योंकि ये भी तो कार्य, ये भी कार्य है तो इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी? जूल। अच्छा, ये तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो गए। इसके अलावा और स्थितिज ऊर्जा की और बात करता हूं तो मैं जैसे एक सिंपली बात कर लेता हूं, एक स्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में। भाई आपने एक स्प्रिंग को ऐसा खींचा, अब आपने बल लगाया उसके ऊपर और आपके द्वारा लगाया हुआ बल उस स्प्रिंग के अंदर निहित हो गई। आपने बल हटाया, वापस आकर के ज्वाइन हो जाएगा। तो क्या हो रहा है भाई? आपने जो बल लगाया वो बल उसके अंदर जाके स्टोर हो गई, आपने जैसे ही फोर्स हटाया वापस अपनी जगह पे आ गई, तो विस्थापन हुआ ना। बल इंटू विस्थापन, कार्य, और कार्य के ही इसी का तो मेजर कर रहे हैं हम किसके लिए? स्थितिज ऊर्जा के लिए। आपने ऐसे खींचा था, इसकी स्थिति के कारण ही तो उसमें ऊर्जा नियत थी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं भाई? स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? बल इंटू ऊंचाई। ठीक, बल इंटू ऊंचाई, P इक्वल्स टू mgh के फॉर्म में हम देखते। जो हमारे को इस साल जो पढ़ना है पूरे सिलेबस में वो यही है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही है, इसलिए आप दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहीं तक बात करेंगे। P इक्वल्स टू mgh, इकाई जूल।
इसको भी करेंगे तो यहां पर भी देखिए ना, ये mg फोर्स था ना, तो इसको करेंगे तो न्यूटन मीटर, है ना, मतलब 1 जूल इक्वल्स टू, बात करें तो फिर से भाई 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, है ना। बस इस बार क्या हो रहा है भाई, हाइट पे ले जाकर के उस वस्तु को रख दिया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए। तो भैया संरक्षण वर्ड जैसे ही आता है इसका मतलब हो गया नियत, कांस्टेंट, जो बदलेगा नहीं, ना बदलेगा ना खत्म होगा। क्या क्या चीजें याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जैसे यहां पे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आ रहा है, आगे की क्लासेस में और अलग सब्जेक्ट्स में आपने ऐसा ही पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहलाएगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन वर्ड जहां भी आया ना, संरक्षण वर्ड जहां भी आया ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ना तो उसको बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज, एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत में यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाई जा सकती है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, यह हमेशा ही कैसा रहेगा भाई, नियत, और यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। जैसे यांत्रिक ऊर्जा है तो वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। चलिए सिर्फ इसी की बात नहीं करते, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके घरों में लगे हुए हैं ना, वो सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स एनर्जी कन्वर्टर का काम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ही है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लगाने के पीछे एनर्जी कन्वर्ट करना। अब कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, तो भाई ये ऐसी बात कर रहे हैं कि आपने फैन लगाया, अब फैन का काम क्या है भाई, पंखे का क्या काम है, वो ले रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कन्वर्ट करके किसमें दे दिया भाई, यांत्रिक, है ना, मैकेनिकल एनर्जी में उसने चेंज कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा में इन्होंने परिवर्तित कर दिया, किसने, पंखा ने। तो पंखा एक इंस्ट्रूमेंट हुआ। और कुछ बात कीजिए, चलिए अपन बात कर लेते हैं भाई हीटर। अब हीटर की भी बात करते हैं तो ये क्या लेता है भाई, ये विद्युत ऊर्जा लेता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिया और कन्वर्ट करके दे देगा किसमें, तापीय ऊर्जा, हीट में। आप कहेंगे सर हमारे पास तो स्पीकर्स भी हैं, तो भैया है ना, तो स्पीकर क्या करता है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, साउंड एनर्जी में। आप देखिए ना, जितने भी आपके घरों में इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कन्वर्टर है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्यूबलाइट्स लगी है, बल्ब लगी है, क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और आपको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ये लाइन बिल्कुल घोट जाए, किसके लिए, संरक्षण वर्ड जैसे ही आएगा ये लाइन बिल्कुल हमारे कानों में गूंज जानी चाहिए कि ना तो उसको बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज, दैट्स ऑल। ठीक, मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाई जा सकती है ना ही उसको नष्ट की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदला जा सकता है। हमने आपको फॉर्म्स भी दिखा दिए। तो अब होता क्या है भाई, तो चलिए मैं आपको यह सिखाता हूं यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में किस तरीके से होता है कन्वर्जन। चलिए तो भाई हम एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जहां पे हमको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ यूं है, ठीक, एक और बना लेता हूं मैं। अच्छा, अब आप कहेंगे ये सब क्या बना दिए, तो देखिए बहुत कुछ नहीं बनाया मैंने, बहुत ही सिंपल सॉर्टेड सी चीज बनाई है। ये जो है, ये जो रेड कलर से मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो आपको पर्पल कलर से दिख रहा है ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, और जो रेड कलर से दिख रहा है ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पीई। चलिए भैया, तो क्या करूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, तो देखिए समझते हैं हम जरा। किसी एक समय पे ऐसा है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, जरा चेंज कर लेते भाई। ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मिनिमम। मैं यहां पे इसके रिलेशंस लिखूंगा इस पॉइंट पे, तो यहां पे पोटेंशियल कैसी है, तो पीई मैक्स प्लस केई मिन। भाई यहां पे क्या दिख रहा है, पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो, मिनिमम मतलब जीरो। यहां पे काइनेटिक कुछ भी नहीं है और पोटेंशियल खूब सारी हो गई। अब भाई इस बिंदु पे बात करता हूं, इस बिंदु पे, इस बिंदु के लिए अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूं, तो इस बिंदु पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल भी रख लेते हैं।
हमने इसमें क्या किया हुआ है, एक वस्तु है, इसको अपने से h दूरी पर ऊपर ऊंचाई पर रखा हुआ है। ये कहां रखा हुआ भाई, h हाइट पे एक वस्तु को रखा हुआ है। अब इस वस्तु को क्या किया हमने, नीचे की तरफ गिरा दिया, ऊपर से नीचे की तरफ गिरा दिया। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे तो जब ये वस्तु यहां रखी हुई है तब पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कैसी होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी इसके पास कैसी होगी भाई, जीरो। जो पोटेंशियल एनर्जी हो मैक्सिमम, और जो काइनेटिक एनर्जी इस समय पे वो कितनी होगी, जीरो, क्योंकि यहां पर रखा हुआ है, ये चल नहीं रहा है। पोजीशन ए की बात कर लेता हूं, ये पोजीशन ए पे ये चल नहीं रहा। अब एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, पॉइंट बी यहां पे बीच में। अब ये वस्तु थोड़ी सी नीचे गति करके आ चुकी है, मतलब h हाइट चल के नीचे अच्छा h तो इधर दे दिया था, मैं कह लेता हूं h/2। कुछ दूरी वो वस्तु नीचे आ गई। अब क्या हुआ भाई, तो अब इसकी ऊंचाई जो बची हुई है यहां से यहां तक की, अब वो बची हुई है h/2 की। एक स्थिति होगी इसकी, क्या एक स्थिति होगी c, जब यहां पे आकर के जमीन पे टकरा जाएगी। तो मैं b पर हूं, b की बात करता हूं। तो a पे तो समझ में आया कि a बिंदु पर क्या था, उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम था, जितनी थी ऊर्जा सब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, गतिज ऊर्जा कुछ भी नहीं थी। वो गिरने लगा, जैसे जैसे गिर रहा देखिए उसी रेट से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, उसकी वेलोसिटी तेज होती जा रही है। तो वेग के कारण जो, उसके गति के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा होगी उसको कहते हैं हम गतिज ऊर्जा। तो जैसे जैसे नीचे गिरे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगी। तो ये देखिए जिस रेट से कम हो रही है उसी रेट से ये बढ़ रही है। तो एक ये पॉइंट आया ऐसा बीच में, कौन सा, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। सी पे क्या पॉइंट आया भाई, तो सी पे आपको दिख रहा है कि जितना गतिज ऊर्जा उतनी ही स्थितिज ऊर्जा। मतलब क्या, यही इतनी सी बात मैं सिखाना चाह रहा हूं कि इसी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी। इसके नीचे वाले का मान बढ़ने का कारण कौन है, क्योंकि ऊपर वाले स्थितिज ऊर्जा की कमी होना। जैसे जैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो भाई इस जगह पे क्या दिख रहा है कि ये दोनों के एंड पीई दोनों कैसे भाई, दोनों सेम है। यहां पे जितना वो है उतना ही। अब एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट क्या है भाई, ये पॉइंट है सी। इस जगह पे अगर मैं बात करता हूं तो इस जगह पे आप कहेंगे कि क्या हो रहा है, जरा देखिए इस जगह पे, यहां पे ये किसकी मानती है, गतिज ऊर्जा की। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी, ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। सी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, ये हो गई मैक्सिमम। और ये देखिए स्थितिज ऊर्जा, ये गिर गई पूरी नीचे, तो स्थितिज ऊर्जा जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो गई मिनिमम। ठीक है, अब कुछ ऐसी बात कर लेता हूं, एक नंबर लेकर के मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्या भाई, तो देखिए मैं कहता हूं भैया ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है। ए पोजीशन पे बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 10, और काइनेटिक 0, तो कितना है 10। आप सेकंड बी पॉइंट में बताइए, तो बी पॉइंट पे आप कहेंगे कि भैया यहां से इस पॉइंट की बात करें बी पे, तो पोटेंशियल भी 5, काइनेटिक भी 5, कितना 10। अब फिर अपन इस पॉइंट पे आते हैं सी पॉइंट पे, तो ये पोटेंशियल आकर के कहां गिर गई, 0 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी की हो गई 0। पीई प्लस केई की बात कर लेता हूं, है ना, सब जगह पी प्लस के ही होगा भाई, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा इन दोनों के बराबर होती है। तो यहां पे बताइए पोटेंशियल हो गई 0 और काइनेटिक हो गई कितनी, 10। तो फाइनल रिजल्ट विल बी 10। आप देखिए ए बी सी, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, तीनों में ही अगर आप पाते हैं तो आपको कुल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा कैसी है, नियत है ना, 10 10 10 10। तो इसीलिए कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा सदैव कैसा होगा, कांस्टेंट। हाँ वो बदलती रहेगी, कभी काइनेटिक के पास होगी, कभी पोटेंशियल के पास होगी, कभी गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, कभी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी, कभी दोनों के ही रूप में होगी, मतलब बराबर बराबर होंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कि भैया ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है ना ही बनाई जा सकती है। ये रहा आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। चलिए स्क्रीनशॉट रखिए, मैं बढ़ूंगा अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होना हमारा प्रश्न संख्या 8। हो गया भैया स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न संख्या 8। तो भैया 8 का ठाट कुछ ऐसा है कि ये भाई साहब है कुली, और ये कुछ काम करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, जरा देख लेते हैं। कुछ काम का काम कर रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। ये भैया कर रहे हैं 15 केजी का एक बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखते हैं। उसके द्वारा बोझ पर किया गया कार्य परिकलन कीजिए। ठीक है, बोझ पे किया गया कार्य परिकलित करना है ना, मतलब बोझ पे किया गया कार्य का मतलब और उसके द्वारा किया गया कार्य, दोनों में अंतर है भैया। देखिए
बोझ पर किया गया कार्य। मतलब अभी ये वस्तु यहां पर रखी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी, 15 केजी है ना, 15 केजी। इसको उठा करके इन्होंने ऊपर रखा, कितना, तो भैया ये 1.5 मीटर ऊपर, 1.5 मीटर ऊपर रख दिया, यहां पे ले आए। ये अभी भी कितने की होगी, ये 15 केजी की होगी ना, कुछ कम थोड़ी ना कर दिया होगा। तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना कार्य हुआ, तो मतलब क्या निकालना है, इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। और वही अगर कहा जाता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ अपने सर पे उठा के रख रहा है, तो कुली द्वारा कार्य बताइए, तो भैया उसने कुछ भी कार्य नहीं किया। मान लो कुली है ऐसा, ये भाई साहब ने ऐसा कुछ सामान है, ये अपने सर पे उठा के रख लिए और चुपचाप यहीं पे खड़े हैं ना, आगे पीछे कुछ गतिविधि नहीं कर रहे, तो भैया इसमें विस्थापन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो वर्क डन कितना होता है भाई, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की वैल्यू तो होगी, डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब वर्क डन 0। कब, जब ये चुपचाप बोझ लेकर के खड़े हो जाए। लेकिन भाई यहां पे ऐसी बात नहीं कर रहा है, यहां पे वो कुली द्वारा किया गया कार्य नहीं, बोझ पर किया गया कार्य, तो भैया बोझ पे कार्य होगा। और बहुत सारे बच्चे इसको गलती क्या करके आते हैं, ये वाला आंसर समझ करके और लिख के आ जाते हैं, बोलते भैया 0 कर, भैया खुश होकर के, अरे आप अंदर टा दिया है बिल्कुल, है ना, पूरा पेपर मस्त गया। और पता चलता है कि भैया फाइनल एग्जाम्स के कॉपियां देखने को नहीं मिलती और ये वाला गलत हो रखा है। तो भैया ऐसा नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो भाई वही हो जाएगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नंबर्स आने लगेंगे। तो भाई ऐसा काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे क्या, स्थितिज ऊर्जा, मतलब बोझ पर, ऐसा मैं लिख देता हूं क्लियरली, बोझ पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, बोझ की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, के बराबर होगी। तो क्या कर दे भाई, इसके बराबर होगी तो हम कह देते हैं जरा यहां पे, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है क्या, mgh, mgh। तो m का मान गिवन है कितना, तो 15 केजी, तो भाई ये हो गया m का मान 15 केजी। जी कुछ नहीं गिवन है तो मैं 10 ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे घर से याद भी है भाई, जी का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। वैसे 9.8 होता है, ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन नहीं दिया है तो मैं यहां पे 10 ले रहा हूं भाई, ठीक है, तो 10 ले लिया, ठीक है, इसको हटा भी देता हूं। चलिए तो क्या हो जाएगा, h कितना है भाई, हाइट कितना ले गए, तो 1.5 मीटर। अच्छा सब स्टैंडर्ड यूनिट में थी क्या, तो हाँ भाई सारी स्टैंडर्ड यूनिट में। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 15 15 225 और एक 0 और ये एक डेसिमल, तो मतलब कितना आ गया 225। आंसर जूल। जो बोझ पे पोटेंशियल एनर्जी मिली वो कितनी मिली, 225 जूल। आसान है भैया। चलिए स्क्रीनशॉट रखिए, हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 के ऊपर। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, मैं बढ़ जाता हूं अपने प्रश्न संख्या 9 के ऊपर। तो भैया 9वें में बात करनी है, 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये तो साफ सुथरा पूछ लेते हैं, गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, तो आप कहेंगे भैया गतिज ऊर्जा बराबर होता है ना, कितना, हाफ mv²। अब भाई दिया क्या है, तो दिया गया है क्या, तो पहले तो मास, द्रव्यमान भाई 15 केजी, ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है 15 केजी और वेग दिया गया है, वेग कितना भाई, तो वेग दे दिया गया 4 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करें, तो भैया कैलकुलेट करिए काइनेटिक एनर्जी, बहुत आसान है भैया, कमेंट्स में आंसर लिखिए जल्दी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m 15 v², 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 4, है ना, ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 v² मतलब, तो कितना हो गया भाई, उड़ा देते हैं एक, तो 15 दूनी 30 और 4 तिया 12, 120, है ना, ठीक, 120 क्या, तो 120 जूल। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा है। ये कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर
120 जूल। ठीक है, हो गया भैया काम खत्म इसका। अच्छा, ये हो गया यहां पर हमारा 9th प्रश्न भी खत्म। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 10 के ऊपर, देखते हैं वो क्या है। चलिए, न्यूमेरिकल्स की बारी चल रही है भैया। न्यूमेरिकल्स से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि संख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, है ना। चलिए, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए और जी का मान दिया गया। तो भैया क्या कर लें, तो बहुत ही आसान है। चलिए आंसर बनाते हैं इसका। गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं। क्या है भाई, मास। सबसे पहले हमको जो गिवन है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान भैया कितना है, तो दिया है 12 केजी। अच्छा, धरती से एक निश्चित ऊंचाई, मतलब मेरे को एच निकालनी है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा ये कितना दे दिया गया भाई, तो ये हो गया मेरा 480 जूल। तो क्या कर दें, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी अगर 480 जूल है और हाइट निकालना है और जी का मान दे दिया है भैया कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया ना। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए भैया, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं आपको। कितना हो जाएगा, तो ये हो गया, देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। अब भैया m की वैल्यू गिवन 12, g की वैल्यू गिवन है हाँ 10, h कैलकुलेट करना है। स्थितिज ऊर्जा गिवन है, स्थितिज ऊर्जा गिवन है 480 जूल। अब क्या कर भाई, h चाहिए, तो 480 बट्टा 12 गुणे 10 बराबर h। 0 से 0 खत्म और 12 से काटेंगे तो कितना होता है भाई, 36 12 चौक 48, 4। h बराबर कितना आ गया, 4 मीटर। भैया जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मान आ गया हमारा 4 मीटर। तो भाई हमारी ऊंचाई भी इस केस में कैलकुलेट हो गई। ये भी भैया बहुत ही आसान है। चलिए करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की बात। अगले पे हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या है। अच्छा, कैलकुलेशंस देखेंगे आप तो बड़ा ही आसान रहता है भाई। कैलकुलेशंस इतना ज्यादा टफ नहीं रहते, बहुत आसान रहते, कट जाए पिट जाए उस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 1 सोपान मतलब सीढ़ी है ना, स्टेयर्स, जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। 45 सीढ़ी चढ़ गया भैया 9 सेकंड में। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शक्ति परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले तो शक्ति की बात कर लेते हैं। शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होती है भाई, कार्य करने की दर, तो कार्य बटा समय, कार्य करने की दर, कार्य बटा समय। तो भैया यहां पे अब कार्य के लिए क्या लगेगा, तो कार्य के लिए चूंकि वो हाइट पे चढ़ रहा है ना, हाइट पे चढ़ रहा है, तो यही कार्य किस में बदल जाएगा, तो यही कार्य बदल जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। ऊंचाई पे जब कोई कार्य होती है, हाइट के रिस्पेक्ट में होती है, तो स्थितिज ऊर्जा बटा समय। अब ये देखिए पूरा फॉर्मूला क्या निकल गया भाई, तो mgh अपॉन t समय। अब देखते क्या क्या गिवन है। तो गिवन है भैया हमारे पास क्या, सबसे पहले तो m गिवन है, m द्रव्यमान गिवन है कितना, 50 किलो का। अच्छा, बड़ा भारी भरकम लड़का है भैया, है ना। 45 सीढ़ियां चढ़ गए भाई साहब 9 सेकंड में, और प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है ना, ऐसा एक लैडर है, एक सीढ़ी है ऐसा, तो भैया प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है यह है 15 सेंटीमीटर की, आई थिंक, हाँ 15 सेंटीमीटर की। अब ये चढ़ रहा है 45 सीढ़ी है, तो कुल हाइट कितनी होगी, है ना, ऊंचाई जो होगी, जो हाइट होगी वो कितनी होगी भाई, एक 15 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो क्या कर दे भाई, ऊंचाई निकालने के लिए 15 सेंटीमीटर इंटू 45। भाई 45 सीढ़ियां चढ़ गया ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 इंटू 45। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 से 5 बार में कीजिए 75, 7 15 चौके 60, 60 और 7 67। ठीक है, 15 और 45 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 पचे 75, है ना, 5 7 आ जाएगा, 15 चौके 60 और 67। अच्छा, ये क्या है भाई, ये सेंटीमीटर में। अब इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये इतना सेंटीमीटर। तो मीटर में क्या हो जाएगा, तो मीटर में हो जाएगा ये 6.75 मीटर। क्या करेंगे भाई, तो इसको 100 से कर देते हैं विभाजित, 100 से क्या कर देंगे विभाजित, तो मीटर में बदल जाएगा। ये हो गया भैया, मीटर भी निकल गया। अब क्या करें,
तो अब करना है हमको, ऊंचाई मिल गई है ना, जी का मान उन्होंने खुद ने कह दिया कितना, तो कह दिया 10 सेकेंड और सॉरी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और आपको कह दिया जो टाइम है वो टाइम गिवन है भैया 9 सेकेंड। अब क्या करें, तो अब उठा करके इन सारी वैल्यूज को इसमें रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, एम मतलब 50, एम मतलब 50। चलिए देखिए भाई, एम की जगह पे मैंने रख दिया 50, जी की जगह पे 10, जी की जगह पे 10, एच की वैल्यू अभी निकाल के ले आ रहे हैं 6.75। आप चाहे तो इसको 675/100 में ही रख सकते हैं तो भी चलेगा, 6.75। अच्छा, एच हो गया। अब क्या बचा भाई, नीचे 10, टाइम कितना भाई, 9 सेकेंड, टाइम कितना गिवन है, 9 सेकेंड। अब क्या कर दे भाई, तो अब कुछ नहीं, इस डेसिमल को हटाइए, नीचे 100 लगा दीजिए और 9 से काटने की कोशिश कर लेते हैं, जो जो नंबर्स कट जाएंगे तो ठीक है, नहीं कटेगा तो डेसिमल में आ जाएगी वैल्यू। तो काटते भाई, 9 से अगर इसको काटेंगे तो क्या मिलना है, 9 साते 63, मतलब कितना भाई, 4 बचेगा, 4 और ये 5 45, तो 9 5 45, ये तो कट गया भैया। अब क्या कर दे, तो 75 का 5 में गुणा कर देते हैं और जीरोस को तो खत्म देते हैं, कहीं खत्म हो जाएगा। 5 से करे 5 5 25, 2 और 7 5 35 और 2 37, ठीक है। 375 क्या निकल के आ गया भाई, ये निकल के आया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई होगी जूल। तो भाई इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सॉरी ये निकाल के ला रहे हम शक्ति, ये भैया शक्ति निकाल रहे थे हम, तो शक्ति हो गई, मतलब पावर निकाल के ला रहे थे। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी भाई, इसकी इकाई हो जाएगी हमारी वॉट। क्या हो जाएगी इसकी इकाई, वॉट। तो ये निकल गया भैया 375 वॉट, इसका भी आंसर हमारा आ गया। ठीक, चलिए तो भाई इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको करते हैं खत्म। और यहां पर हमारा खत्म होता है ये पूरा सेगमेंट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इनफैक्ट इन तीनों से रिलेटेड। तो भाई अभी अब आपके लिए काम है कि भाई बाकी के चैप्टर्स, बाकी के सब्जेक्ट्स को करने के लिए आप विजिट करेंगे अपने सर्च बार में magnetbrains.com। आपको इस तरीके की पेज ओपन हो जाएगी। इस पेज में आपको सारी डिटेल, सारे कोर्सेज लाइक जैसे सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, ओलंपियाड, एनटीएससी, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम या फिर कोई लाइव सेशंस आ रहे हैं, उनकी सब कुछ की डिटेल यहां पे आपको मिल जाती है। अब इसमें क्या करें भाई, तो अगर आप सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, हिंदी मीडियम से आप इस पे टैप करें, आपको आपके चैप्टर्स, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आपने जैसे ही टैप किया, लाइक क्लास 9th पे वॉच नाउ पे जैसे ही आप टैप करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा, जहां पे आपको पूरे ही चैप्टर बिल्कुल अरेंज्ड सिस्टमैटिक फॉर्मेट में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एनसीईआरटी के पूरे समाधान, पूरे चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट एक रिवीजन वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिल जाता है। और इतना कुछ अगर यहां से आप प्ले करते हैं, तो प्ले करने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यहां पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आप कंफर्टेबली पूरा स्टडी कर सकते हैं। इतना सब कुछ जो मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आ रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। तो जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और अभी के लिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसको कर दीजिए भाई दोस्तों में शेयर, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।